सुनिए बेटा, नेक्स्ट इज ट्यूनिंग ऑफ रेडियो। हालांकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा पोर्शन है, बट सुन सकते हो बेटा, कभी काम आए तो आपको थोड़ा सा कभी ना कभी बेटा किसी न किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, किसी बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन में शायद बेटा कभी ना कभी हेल्प मिल सकती है। कैसे क्वालिटी फैक्टर वगैरह का यूज़ किया जाता है ट्यूनिंग ऑफ रेडियोस के अंदर। आजकल के बेटा जो रेडियोस होते हैं वो तो बेटा सेमीकंडक्टर बेस्ड होते हैं, चिप बेस्ड होते हैं। मैं उस रेडियो को डिस्कस कर रहा हूँ जो बेटा रेडियो ऐसा था जिसके अंदर ना ऐसे एक थोड़ा नॉब बाहर निकला रहता था और उसमें से बार बार गोल गोल घुमाते रहते थे और हम लगातार उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज करते रहते थे। और वो फ्रिक्वेंसी जैसे ही सोर्स की फ्रिक्वेंसी से जो सिग्नल भेजा गया उसकी फ्रिक्वेंसी जैसे मैच करती थी, वैसे हम अच्छी खासी साउंड की पावर, अच्छी खासी साउंड की इंटेंसिटी सुन पाते थे। मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। सुनना बेटा, मान लीजिए कि हमारे आस पड़ोस के अंदर खूब सारे एफएम के सिग्नल्स हैं, ठीक है ना। एफएम जो रेडियोस होते हैं उनके सिग्नल्स हैं। जैसे मैंने कुछ एफएम लिए हैं। बिग एफएम है 92.7 मेगाहर्ट्ज पे, रेड एफएम है 93.5 मेगाहर्ट्ज पे और रेडियो 1 है 94.3 मेगाहर्ट्ज पे। ऐसे बड़ा खूब सारे आपके स्टेशंस हैं, आपके बड़ा खूब सारे स्टेशंस हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी ऐसे थोड़े थोड़े गैप पर है, थोड़े थोड़े गैप पर बड़ा इनकी फ्रिक्वेंसीज हैं। इन फ्रिक्वेंसीज को सुनने के लिए मैंने एक रेडियो यूज कर रखा है। जो रेडियो है वो एक सिंपल सीरीज आरएलसी सर्किट है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है। इसके साथ में एक एंटीना लगा हुआ है। जो एंटीना है वो अपने आप में एक ऐसे मेटल के रॉड टाइप है। बेटा मैं पुराने जमाने के रेडियो की बात कर रहा हूं, मोस्टली आजकल के जमाने वाले रेडियो की बात नहीं कर रहा। ये आपके पास कोई ना कोई एंटीना है। इस एंटीना की जो लेंथ है, मैं हालांकि इस चैप्टर से उसका रिलेशन नहीं है, बट इसकी जो लेंथ है वो रफली जो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है उसके वेवलेंथ बाई 4 के ऑर्डर में इसकी लेंथ होती है, ठीक है। तो इसके एंटीना पर ये सारे के सारे फ्रीक्वेंसीज गिर रही होंगी, ये सारे के सारे फ्रीक्वेंसीज गिर रही होंगी। लेकिन इस एंटीना से ये रेडियो कौन सा सिग्नल लेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये रेडियो कितनी ओमेगा को खींच रहा है और किस ओमेगा का पावर सबसे ज्यादा खींच रहा है। अब देखना होगा क्या कि बेटा इस यहां पर एक आपके पास सोर्स है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है और आपके पास ये कैपेसिटर है। सबसे पहले तो इस मेटल के एंटीना और इस इंडक्टर के बीच में एक हल्का सा म्यूचुअल इंडक्शन है, जिसको हमें बहुत डिटेल में नहीं जानना, सिर्फ इतना से जानना है कि इस एंटीना पर जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गिरेंगी, मैग्नेटिक फील्ड आएंगी, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस इंडक्टर के अंदर से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। इस कारण से इन दोनों के जो कुछ ना कुछ म्यूचुअल इंडक्शन है। इसमें जैसे कोई ना कोई फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगी और इसमें कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगी तो इसका कोई हल्का फुल्का करंट भी चेंज होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो रेडियो है ये एक्चुअली रेस्पॉन्ड कर रहा है इस एंटीना की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। अब देखो मैं क्या करता हूं कि मैं इस कैपेसिटर को चेंज करता हूं। सर कैपेसिटर को कैसे चेंज कर सकते हो? इस सर्किट में क्या होगा कि कैपेसिटर को चेंज करना सबसे आसान है। पूरे सर्किट के अंदर जो एक बड़ा फ्रीक्वेंसी सेट करने वाला एक नॉब से होता है, कई बड़ा बच्चों ने देख भी रखा होगा पुराने रेडियोस के अंदर एक हल्का सा नॉब बाहर निकला रहता है। उस नॉब के अंदर एक सर्कुलर प्लेट होती है। एक सर्कुलर प्लेट ऐसे अंदर की तरफ होती है, एक सर्कुलर प्लेट ऐसे बाहर की तरफ होती है। अब होता क्या है कि एक प्लेट ऐसे अंदर है और एक प्लेट ऐसे बाहर है। मैं बाहर वाले नॉब को जैसे 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 यूं घुमाऊंगा वैसे 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 इनके बीच का जो कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो लगातार चेंज होगा। मैं जानता हूं कि कैपेसिटेंस इज ऑफ कोर्स ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। मैं बड़ा वापस से बोलता हूं, वो जो नॉब है उस नॉब के अंदर एक प्लेट लगी हुई है मेटेलिक, एक अंदर नॉब और है जिसमें प्लेट लगी हुई है, अंदर वाली प्लेट फिक्स है। बाहर वाले नॉब को तुम जैसे 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 घुमाओगे वैसे वैसे कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया लगातार चेंज होगा। कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे लगातार कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। और जैसे जैसे आपका कैपेसिटेंस चेंज होगा बड़ा वैसे वैसे आपके सर्किट का जो ओमेगा है वो लगातार बड़ा चेंज होता जाएगा। ओमेगा रेजोनेंस लगातार चेंज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। कभी ना कभी इस ओमेगा रेजोनेंस की वैल्यू चेंज होते 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 जो फ्रीक्वेंसी गिर रही है उसके ओमेगा के बराबर हो जाएगा। जैसे ही उसके बराबर हो जाएगा उस टाइम पर हमारा सर्किट हो जाएगा रेजोनेंस के अंदर और उस ओमेगा के ऊपर सबसे ज्यादा पावर आएगी और उस सिग्नल का सबसे ज्यादा पावर आएगा। इस बात का मतलब यह कि उस ओमेगा पर सबसे ज्यादा साउंड आएगी, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आएगी।
मुझे दूसरा स्टेशन सुनना है तो बेटा फिर से और कैपेसिटेंस चेंज करो और कैपेसिटेंस चेंज करो। अगर मैं कैपेसिटेंस को और अगर चेंज करूंगा तो ऐसे कैपेसिटेंस चेंज होते 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 हमारा फिर से ओमेगा रेजोनेंस लगातार चेंज होगा चेंज होगा। जैसे हमारा ओमेगा रेजोनेंस चेंज होते होते इसके ओमेगा के बराबर आया, वैसे ही फिर से इन दोनों में रेजोनेंस हो जाएगा, और जैसे इन दोनों में रेजोनेंस हो जाएगा फिर से ये वाली जो साउंड होगी इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा आएगी, इसकी पावर सबसे ज्यादा आएगी। मैंने कैपेसिटेंस को और चेंज किया और चेंज किया, कैपेसिटेंस को और चेंज करूंगा तो ओमेगा रेजोनेंस फिर से चेंज होगा, और फिर से ओमेगा रेजोनेंस चेंज होते 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 अगर इसके ओमेगा के अगर बराबर आ गया तो फिर से इस सिग्नल में और रेडियो के बीच में एक रेजोनेंस हो जाएगा, और अगर रेजोनेंस हो जाएगा तो इस ओमेगा पर आपकी बेटा पावर सबसे ज्यादा आएगी। ये जो पावर सबसे ज्यादा आएगी इस बात का मतलब ये है कि बेटा इस टाइम पर यहां पर सबसे ज्यादा साउंड इस वाले सिग्नल की होगी। ये एक बेसिक आइडिया है, ये एक बेसिक आइडिया है जिससे आपके बहुत सारे सवाल सही हो पाए। समझ गए बच्चों इस बात को? आगे चलते हैं। अब यहां पर क्वालिटी फैक्टर से क्या फर्क पड़ेगा, मैं इस बात को हल्का सा और डिस्कस करता हूं। अब देखो, मान लो कि हमारे सर्किट का लो क्वालिटी फैक्टर, तो उस केस में पावर वर्सेस ओमेगा ऐसे से कर्व आएगा। ऐसे फ्लैट फ्लैट ग्राफ बनाएंगे बेटा, फ्लैट फ्लैट ग्राफ। ये बेटा कोई एक रेडियो है उसका ओमेगा रेजोनेंस, ये बेटा दूसरा रेडियो है उसका ओमेगा रेजोनेंस, ये बेटा तीसरा रेडियो स्टेशन है उसका ओमेगा रेजोनेंस। अगर मैं इस ओमेगा को चलाऊंगा, इस ओमेगा 1 को बेटा रेडियो पर ट्यून करूंगा तो इसकी पावर सबसे ज्यादा आएगी, इसकी पावर सबसे ज्यादा आएगी। लेकिन 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 अगर मैं देखूं तो इस पर दूसरा वाला जो ग्राफ है ना वो सारे सारे हैं थोड़े फ्लैट, तो एक रेडियो स्टेशन की पावर तो बड़ा खूब आई नहीं है, लेकिन जो दूसरा वाला पावर जो स्टेशन है उसकी भी हल्की फुल्की साउंड यहां पर आ रही है। तो दो जो स्टेशन है उनकी साउंड मिक्स हो गई है। मतलब इस फ्रीक्वेंसी पर सिर्फ और सिर्फ इस वाले रेडियो स्टेशन की आवाज ज्यादा आनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या कि इसकी आवाज तो आ रही है, साथ साथ में जो दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी है बेटा वो भी इतना फ्लैट ग्राफ बना, यहां पर क्वालिटी फैक्टर जो था वो इतना लो था, ये ग्राफ इतना फ्लैट बना कि उसकी भी हल्की फुल्की पावर यहां पर आ गई और आवाज मिक्स हो गई है। तो आपने लगाया तो लेट से बेटा आपका रेड FM 93.5, थोड़ी बहुत आवाज इसकी भी आने लग गई, थोड़ी बहुत आवाज इसकी भी आने लग गई। क्यों आने लग गई? क्योंकि ये बेटा ये आपका बीच वाला था, ये आपका बीच वाला स्टेशन था, ये बीच वाला स्टेशन था। तो इस फ्रीक्वेंसी पर आपने अगर साउंड चलाने की कोशिश की तो हल्का फुल्का बेटा इस फ्रीक्वेंसी पर इसका भी पावर आ रहा है और इस फ्रीक्वेंसी पर हल्का फुल्का इसका भी पावर आ रहा है। इस कारण से बेटा क्या होगा कि आपको साउंड जो होगी वो उतनी बढ़िया सुनाई नहीं देगी। सर मैं क्या करूं फिर? बेटा क्या करना है, क्वालिटी फैक्टर अच्छा रख। अगर तूने हाई क्वालिटी फैक्टर रखा, अगर तूने हाई क्वालिटी फैक्टर रखा तो जो पीक्स होंगी वो शार्प होंगी, और पीक्स अगर शार्प होंगी तो बड़ा आपको उस ओमेगा पर सिर्फ और सिर्फ वही सिग्नल बढ़िया से सुनाई देगा, बाकी उतने बढ़िया से सुनाई नहीं देंगे। कैसे? देखना, P वर्सेस ओमेगा। ये आपका एक रेडियो स्टेशन, ये आपके पास दूसरा रेडियो स्टेशन, ये आपके पास बेटा तीसरा रेडियो स्टेशन। ये पहले वाले रेडियो स्टेशन का ओमेगा, ये हमारे पास दूसरे वाले रेडियो स्टेशन का ओमेगा, ये हमारे पास तीसरे वाले रेडियो स्टेशन का ओमेगा। अब इस ओमेगा पर सिर्फ और सिर्फ इसका पावर आ रहा है, इस ओमेगा पर दूसरे वाले का कोई खास पावर नहीं है, इस ओमेगा पर तीसरे वाले का कोई खास पावर नहीं है। यहां पर तीनों की जो साउंड है वो इस तरह से मिक्स नहीं हुई है, जस्ट बिकॉज कि ये जो ग्राफ है बेटा ये आपके शार्प है, और यहां पर ये जो आपके ग्राफ थे बेटा ये क्या थे? फ्लैट। तो अगर मैं ये वाला ओमेगा पर अगर रेडियो को सेट करता हूं तो इसका पावर मैक्सिमम आता है, लेकिन हल्का फुल्का इसका ही पावर आ गया, हल्का फुल्का इसका ही पावर आ गया, तीनों का पावर आ गया, तो तीनों की हल्की फुल्की साउंड आ गई। दोनों में से कौन सा बेटर सिचुएशन है साउंड सुनने के लिए? आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स जो शार्पर वाला है, जो शार्पर वाला है। कौन सा बेटा? क्वालिटी फैक्टर हाई वाला जो है वो हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है अगर हमें साउंड ही सुननी है तो। आई रियली होप बेटा बात समझ हो गया। तो क्वालिटी फैक्टर वाली बात बेटा इस बारे में तुम याद रख सकते हो, और क्वालिटी फैक्टर वाली बात अगर याद रहेगी तो हमारा काफी सारा काम तो ऐसे ही बन जाएगा। हालांकि बात थोड़ी सी थ्योरेटिकल थी है ना, मैंने याद से करवाई है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। जितना बेटा अपन ने पढ़ा है ना उसके बेसिस पर आप अल्टरनेटिंग करंट की जो इसेंशियल शीट है बेटा उसकी एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों में
हालांकि बेटा कुछ एक सवाल तुमको पहले से दे चुका था। A, B, C, D सेक्शन कर सकते हो और उसके बाद बेटा एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट 2 के अंदर बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर सकते हो। पार्ट 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर बेटा 1 2 3 कर सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज 2 चल रही बेटा। पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर सकते हो। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से 9 कर सकते हो और एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 में एक बार बेटा तुम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लो। ठीक है, अगली बार में वापस हम सारे के सारे दे देंगे। इतना काम तो बेटा आप निपटा सकते हो यार, है ना। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज पैरेलल आरएलसी सर्किट। बड़ा बहुत ही आसान सा है, बहुत ही अच्छा सा है। और इवन मैं तो ये कहूँगा कि अगर हम पैरेलल आरएलसी सर्किट एज ए थ्योरी ना भी पढ़ें तब भी हमसे पैरेलल आरएलसी सर्किट के सवाल बन जाएंगे। कैसे, वो आपको धीरे धीरे थ्योरी में बता दूंगा। एक बात मैं और बोलूँगा कि पैरेलल आरएलसी सर्किट पर IIT JEE एडवांस ने सवाल पूछ भी रखा है ना। हालांकि अक्सर पढ़ाते वक्त लोग पढ़ाते नहीं, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट बड़ा सिर्फ और सिर्फ सीरीज आरएलसी सर्किट ही होता है। लेकिन इस पर JEE एडवांस के अंदर सवाल आ रखा है JEE 2012 के अंदर। मैं वो वाला सवाल भी करा दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर से बात को क्लियर कर दूँ कि लोग इसलिए नहीं ऐसे नहीं कि लोगों को आता नहीं इसलिए नहीं पढ़ाते, ये इतना आसान है, या फिर ऐसा मान के चल लो कि जो हमने अब तक पढ़ाई कर रखी है उससे इसके सवाल वैसे ही बन जाते हैं। तो लोग बाग ऐसे हेडिंग डालकर पैरेलल आरएलसी सर्किट नहीं पढ़ाते, ठीक है। इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि उनको आता नहीं आता, बेटा सब कुछ इतना आसान से सबको आता है। लेकिन वो हेडिंग डाल के इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि लोगों को लगता है कि इसको क्या पढ़ाएं, है ना, ये तो सिंपल अपना जो हमने अब तक पढ़ रखी है, जो थ्योरी डेवलप कर रखी है उससे काम बच जाता है। हमारे पास एक कैपेसिटर है, इंडक्टर है और रजिस्टर है। इन तीनों को मैंने एक किसी AC सोर्स के साथ लगा रखा है। जिस AC सोर्स के साथ लगा रखा है उसका वोल्टेज बड़ा मैंने रखा है V = V0 sin ωt। मान लीजिए कि इसमें से किसी टाइम पर कुछ ना कुछ करंट आया I। उस I के 3 हिस्से हो गए, कुछ रेजिस्टेंस में से चला गया, कुछ इंडक्टर में से चला गया और कुछ आपके कैपेसिटर में चला गया। KCL सिंपल सी एक बात बोलेगा कि दिस I शुड बी IR प्लस IL प्लस IC, IR प्लस IL प्लस IC। एक एक करके बड़ा सारी की सारी बातें सोचते हैं। देखो यार, मैं कह रहा हूं कि मैं तो इस IR को ओरली लिख सकता हूं, मतलब सीरियसली ओरली लिख सकता हूं। मैं किसी भी टाइम पर रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट कितना होगा वो बड़े आराम से लिख पाऊंगा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता है। अब यहां पर चाहे इंडक्टर और कैपेसिटर तुमने लगा रखे हो या ना लगा रखे हो, रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस यही है। तो ये तो एक तरीके से अपने आप में प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में मेरे बच्चे से सीधा बोल देंगे कि सर रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट विल बी सिंपली V0/R × sin ωt। जो फेज वोल्टेज का वही फेज बड़ा रेजिस्टेंस में से गुजरने वाले करंट का।
इसी तरीके से कोई मुझसे पूछ ले कि इंडक्टर में किसी भी टाइम पर कितना करंट होगा, तो आपको वापस से सोचने की जरूरत नहीं है। इस रेजिस्टेंस को एक बार भूल जाओ, इस कैपेसिटर को एक बार भूल जाओ, इस इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो ये है, तो ये तो अपने आप में एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, बिल्कुल शुरुआत में हमने पढ़ा था। प्योरली इंडक्टिव सर्किट के अंदर मेरे बच्चों को याद है कि IL की जो वैल्यू आई थी बेटा, दैट वाज V0 अपॉन XL इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, या फिर बेटा इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि दैट इज V0 अपॉन ओमेगा L इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये हमारे पास आ गया किसी भी टाइम पर इंडक्टर में से गुजरने वाला करंट। सर कैपेसिटर में किसी टाइम पर करंट कितना गुजरेगा? अब बड़ा सीधी सी बात है कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो ये है। अब तुमने रेजिस्टेंस और इंडक्टर लगा रखी ना लगा रखी हो, लेकिन ये तो अपने आप में एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है। और अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो मेरे बालक जानते हैं, मेरे बच्चे जानते हैं कि किसी भी टाइम पर इसमें से गुजरने वाला जो करंट होगा उसकी वैल्यू होगी V0 अपॉन XC इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है। कैपेसिटर के अंदर जो करंट है बेटा वो वोल्टेज से आगे होता है, वोल्टेज से आगे होता है। ठीक है बच्चों, इंडक्टर में बेटा करंट लैग करता था और आपका कैपेसिटर में बेटा आपका करंट अहेड हुआ करता था। ठीक है बच्चों, ये हमारा सीधा सा फंडा। तो मुझे IR, IL, IC एग्जैक्टली पता है, सब पता है मुझे इसमें। फिर भी चलो मैं इसमें 2-3 तुम्हें बातें और एक्स्ट्रा बोलता हूँ। अब कोई मुझसे पूछ ले कि इसमें RMS वैल्यू क्या होगी? बेटा दिस अपॉन रूट 2। इसमें RMS वैल्यू क्या होगी? बेटा दिस अपॉन रूट 2। इसमें RMS वैल्यू क्या होगी? दिस अपॉन रूट 2। कोई अलग से थ्योरी पढ़ाने की जरूरत भी नहीं थी। बट फिर भी अब जब मैंने हेडिंग लिखी दी है तो मैं जानबूझ के 2-4 एक्स्ट्रा बातें बताना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि बेटा वो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, लेकिन ऐसे ही जब मैं लगा कि मैंने हेडिंग लिख दी है, इतना नाटक कर लिया, तो चलो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा बताता हूँ। इसका फेजर कैसे बनाते हैं? अगर इसका फेजर बनाना हो तो ऐसे केस में सबसे पहले बेस बनाओ। सर बेस किसको बनाए? करंट को बनाए? नहीं। जब आपका सीरीज वाला सर्किट था उसके अंदर करंट हर जगह सेम था, तो आपने बेस किसको बनाया था? करंट को बनाया था। अब इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है। जैसे सीरीज सर्किट में करंट सेम था, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो आप बड़ा बेस किसको बनाओगे? वोल्टेज को बनाओगे। तो आप बड़ा बेस बनाइए वोल्टेज को। लो बेटा, जो अप्लाइड वोल्टेज है वो मैंने ऐसे बना दिया। अब बेटा फेजर बनाना हो इसका, ना शायद कभी काम आ जाए किसी टफ सवाल के अंदर। अदरवाइज तो बेटा हमने किसी भी टाइम पर करंट वरंट सब लिख दिया, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। अब IR बताओ, रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट, रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला जो करंट है वो अप्लाइड वोल्टेज की तरफ ही होगा, दोनों सेम फेज में होते हैं। और IR जो होगा इट विल बी लाइक दिस। बेटा जी IR विल बी लाइक दिस, IR विल बी लाइक दिस, IR विल बी ऑफ कोर्स बेटा V अपॉन R। चलो बच्चों, IL यार याद कर, इंडक्टर में करंट लैग करता था वोल्टेज से, याद तो है। अब वोल्टेज तो फिक्स दिखा रखा तुम लोगों ने, तो करंट करता था लैग, तो IL आएगा ऐसे, IL आएगा ऐसे। और IL की वैल्यू बड़ा कितनी होगी? V अपॉन XL, V अपॉन X। सर IC बड़ा याद करो, हमारा जो IC था कैपेसिटर में से गुजरने वाला जो करंट है बड़ा वो हमेशा वोल्टेज से आगे रहता था। अगर आगे रहता था तो हमारा वोल्टेज तो हमने यूं दिखा रखा है, तो IC बेटा ऐसे होना चाहिए, IC शुड बी लाइक दिस। बेटा ठीक है, वापस से रिपीट करना चाहिए, एक बार रिपीट करना मनी मन। इट विल बी योर IC बेटा विल बी ऑफ कोर्स V अपॉन XC। यहां तक ठीक है बेटा। अगर मैं यहां पर KCL लगाऊं, मैंने इक्वेशन लिख भी रखी है, तो जो नेट करंट हमारे यहां से निकला है इट शुड बी इक्वल टू IR प्लस IL, सॉरी बेटा, प्लस IL प्लस IC। अगर आपको नेट करंट निकालना है तो इस करंट को, इस करंट को और इस करंट को, तीनों करंट को ऐड करो। कैसे ऐड करोगे? जैसे बेटा करते हो वेक्टरली, फेजर्स है ना इसलिए।
सर हमने ना सीरीज आरएलसी सर्किट में वोल्टेज ऐड किए थे बेटा, वहां पर बेस करंट था और वोल्टेज ऐड किए थे। यहां पर बेस वोल्टेज है और ऐड किसको कर रहे हो, करंट। वहां पर तुमने लगाया था केवीएल, यहां पर तुम लगा रहे हो केसीएल। मैं पहले बोल दूं बेटा, ये सारी की सारी बातें मैं किसी टफ सवाल के हिसाब से आपको सिखा रहा हूं। आसान सवाल के लिए तो तुम्हें हर चीज पहले से लिखनी आ चुकी है, मैंने यहां पर लिख भी दी है। ठीक है, चलिए बेटा जोड़े, चलो इतनी जिद कर रहे हो बेटा, जोड़ लेते हैं। पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। VXC ऊपर है, VXL नीचे है, इन दोनों का रिजल्टेंट विल लुक लाइक दिस। बेटा ये रहा हमारा बेस, ये है हमारा वोल्टेज। जिस तरफ वोल्टेज है उस तरफ बेटा हमारा IR है, जिसकी बेटा वैल्यू है V/R। इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ऐसे, कितना आएगा बेटा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इट विल बी ऑफ कोर्स V1/XC माइनस 1/XL। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बेटा इट विल बी लाइक दिस, और इससे मेरा नेट करंट आ जाएगा। मैं IL और IC तो पहले जोड़ चुका था, इसको IR से और जोड़ दो, नेट करंट आ जाएगा। एंड दिस नेट करंट विल बी रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। V तो मेरे प्यारे बच्चों बाहर ही आ गया, और ब्रैकेट में मेरे पास आ गया है अंडर रूट ऑफ 1/R² प्लस 1/XC माइनस 1/XL का होल स्क्वायर। यही नहीं बेटा, मैं करंट और जो नेट अप्लाइड वोल्टेज है उन दोनों के बीच का ये फेज डिफरेंस बड़े आराम से निकाल सकता हूं। कोई पूछे तो मैं कह सकता हूं कि tan phi इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है मेरे पास V 1/XC माइनस 1/XL अपॉन बेटा V/R। बेटा V से V बेटा मेरे पास हो गया कैंसिल, दैट कम्स आउट टू बी 1/XC माइनस 1/XL डिवाइडेड बाय बेटा 1/R। दिस इज द एंगल बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज और आपका नेट करंट आया है बेटा। समझ गए बेटा इस बात को। मैं यहाँ पर एक छोटी सी टर्म और बोल रहा हूँ जो हमारे सिलेबस में नहीं है, हो सकता है बेटा तुम IIT जाकर तब पढ़ो। करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू समथिंग, वोल्टेज इंटू समथिंग। ये पक्की बात रेजिस्टेंस का उल्टा है, सॉरी इंपिडेंस का उल्टा है। किसका उल्टा है बेटा, इंपिडेंस का। भाई करंट इक्वल्स टू V/R होता है ना, या फिर V/Z होता है। ये है करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू समथिंग। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसको कंडक्टिविटी कहा करते थे, रेजिस्टेंस का उल्टा हुआ करता था। भाई करंट इज इक्वल्स टू V/R बोल दो या V इंटू S बोल दो। S क्या है, कंडक्टिविटी, R क्या है, रेजिस्टेंस। सॉरी कंडक्टिविटी नहीं बेटा, कंडक्टेंस। जिस तरह से रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस था, उसी तरीके से इंपीडेंस का उल्टा है ये है बेटा तेरा बेसिकली 1/Z। इसको हम Y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका हम एक नाम निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या, एडमिटेंस। क्या नाम निकाल सकते हैं, एडमिटेंस। जैसे रेजिस्टेंस को रिप्लेस किया हम लोगों ने इंपीडेंस से, वैसे कंडक्टेंस को हम रिप्लेस कर सकते हैं एडमिटेंस से। एडमिटेंस की यूनिट तुम समझ गए होंगे, बड़ा पक्की बात है कि इसकी जो यूनिट आएगी वो ओम इनवर्स आएगी। एडमिटेंस को अगर Y से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो बड़ा बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से हमारे पास 1/Z है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, कभी इस तरह का शब्द आ जाए तो ठीक है बेटा, पता होना चाहिए कि हाँ भाई एडमिटेंस कोई नई चीज़ नहीं है। जो हमारा इंपीडेंस था ना उसका उल्टा है, 1/Z है ये 1/Z। कभी पूछ ले तो बता देना, और ना पूछे तो मत बताना, मन में रख लेना। ठीक है, समझ में बड़ा इस बात को। लेकिन ये मतलब ये नहीं कि हमें ये आना जरूरी है। अरे बेटा हम ये VR, IL, IC ये सब तो हम पहले लिख चुके हैं, ये पहले से आते हैं, हमें लोड ही नहीं इन बातों में। हम थोड़ा ऐसे आपको फेजर बनाना सिखा रहे थे कि कोई बच्चा कहते कि सर आपने सीरीज में तो फेजर बनाना सिखाया था, बेस बनाया था करंट को, क्योंकि करंट सब में सेम था। यहाँ पर बेस किसको बनाओगे बेटा, यहाँ मैं बेस बनाऊंगा किसको, वोल्टेज को। क्यों, क्योंकि सारे में बेटा पैरेलल में है। वहां पर अपन ने केवीएल लगाया था तो एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरे का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरे का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर तुम केसीएल लगा रहे हो, केसीएल लगाने में इसके थ्रू करंट, इसके थ्रू करंट, इसके थ्रू करंट, सबका सम शुड बी इक्वल टू नेट करंट। बेटा ठीक है, ऐसे इंटरेस्टिंग लगा इसने बता दिया। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं बेटा। इस बात बेटा एक छोटा सा सवाल, कोई बेटा बहुत हाई फाई बात है नहीं, जो मैंने पढ़ा है उसी पे सवाल पूछ रहा हूँ। चलिए बेटा, कैपेसिटर है 100 माइक्रोफेरेड, इंडक्टर है 2 हेनरी,
रेजिस्टेंस है 50 ओम, बैटरी लगा रखी है 300 वोल्ट साइन 100t। सबसे पहले पूछा है एक्सेल बताओ, इंडक्टिव रिएक्टेंस बताओ। बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ऑफ कोर्स ओमेगा इंटू एल, ओमेगा है 100, एल मेरे प्यारे बच्चों है 2, दैट कम्स आउट विद 200 ओम्स। अच्छी बात बेटा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस बताओ। बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 1 अपॉन ओमेगा सी। बेटा 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा इज 100। बेटा व्हाट इज सी? सी 100 माइक्रोफेरेड। बेटा माइक्रो गया ऊपर, बेटा मेरे ख्याल से ये आ गया 100 ओम, कोई इशू नहीं है। रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट बताओ किसी भी टाइम पे। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर इसके लिए कोई फेजर वेजर की जरूरत थोड़ी है, रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट तो हम ये बता देंगे, रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस। इंडक्टर और कैपेसिटर लगा रखे हो नहीं लगा रखे हो मुझे क्या मतलब है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो वैसा ही जैसे किसी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में रहता है। रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला किसी टाइम पर करंट क्या होगा, तो मेरे बच्चे जोर जोर से बोलेंगे सर दैट विल बी अप्लाइड वोल्टेज 300 अपॉन रेजिस्टेंस। बेटा क्या रेजिस्टेंस है 50, ये तो आ गया मैक्सिमम करंट इनटू साइन 100t। सर साइन 100t ही क्यों रखा, जो फेज आपके अप्लाइड वोल्टेज का वही फेज आपके करंट में से सॉरी रेजिस्टेंस में गुजरने वाले करंट का। बट दैट कम्स आउट टू बी 6 टाइम्स साइन 100t एम्पियर। सर इंडक्टर में से गुजरने वाला करंट किसी टाइम पर कितना होगा, इंडक्टर में से करंट गुजरने वाला किसी भी टाइम पर होगा। बेटा सबसे पहले इंडक्टर में से गुजरने वाले करंट की मैक्सिमम वैल्यू वो होगी मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन एक्सएल। बेटा दैट कम्स आउट टू बी 300 अपॉन 200 इनटू साइन ऑफ 100t। मेरे बच्चे गुस्सा कर रहे होंगे सर 100t क्यों लिखा, 100t तो सर अप्लाइड वोल्टेज है। हम जानते हैं कि इंडक्टर में से गुजरने वाला जो करंट होता है वो लैग करता है, कितना लैग करता है π/2, तो माइनस π/2। बेटा दैट कम्स आउट टू बी 1.5 टाइम्स साइन 100t माइनस π/2। कैपेसिटर में से गुजरने वाला करंट, अरे बेटा कैपेसिटर में से गुजरने वाले करंट की पहले मैक्सिमम वैल्यू, बेटा मैक्सिमम वैल्यू की मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन एक्सी, एक्सी हम निकाल चुके हैं 100 इनटू साइन ऑफ। बेटा पता नहीं मेरे बच्चों को याद है या नहीं है, कैपेसिटर में करंट जो हुआ करता था वो अहेड हुआ करता था वोल्टेज से, वोल्टेज तो ये है, तो बेटा वो आ जाएगा मेरे पास 100t प्लस π/2 और दैट कम्स आउट टू बी 3 टाइम्स साइन ऑफ 100t प्लस π/2। वैसे तो सारे काम हो ही गए, लेकिन ये फालतू फालतू के 2-4 सवाल और पूछ रखे हैं, फालतू फालतू, मैं बहुत क्लियर लूँ, फालतू फालतू के 2-3 सवाल और पूछ रखे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है बेटा कभी ना कभी IIT JEE एडवांस में पूछ लें, इसलिए बेटा मैंने पूछे कि फेजर बनाओ। अब यार तुम जिद करोगे फेजर बनाओ तो बना लेंगे बेटा। फेजर में सबसे पहले बेस बनाओ। बेटा ये बेस किसको बनाओगे, तो मेरे बच्चे घर से बैठे बैठे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं सर इस केस में हम बेस बनाते हैं अप्लाइड वोल्टेज को, क्योंकि इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है। अब इसमें से गुजरने वाला करंट है IR, इसमें से गुजरने वाला करंट है IL, इसमें से गुजरने वाला करंट है IC। सबसे पहले IR, बेटा IR की मैक्सिमम वैल्यू है 6, ठीक है। IR दिखाओ, अभी दिखाता हूं अभी दिखाता हूं अभी दिखाता हूं। ये है बेटा आपका IR और IR की डायरेक्शन बेटा वही है, IR की बेटा डायरेक्शन वही है जो बेटा किसकी है, आपके अप्लाइड वोल्टेज की। और ये बेटा आपका IR, बेटा आपका IR। अप्लाइड वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, बेटा रेजिस्टेंस कितना 6 है क्या, नहीं रेजिस्टेंस 6 थोड़ी है, रेजिस्टेंस तो 50 है, अप्लाइड वोल्टेज अपॉन 50 ऐसे कर दो बेटा। अप्लाइड वोल्टेज अपॉन 50, आगे चल बेटा। IL, इंडक्टर में जो करंट है वो लैग करता है वोल्टेज से, और इंडक्टर में जो करंट होगा बेटा उसकी 300 अपॉन 200, ठीक है बेटा। इट विल लाइक दिस, इंडक्टर में करंट लैग करेगा, ये रहा बेटा तेरा IL, इट इज ऑफ कोर्स 300 सॉरी इट विल बी ऑफ कोर्स कितना वोल्टेज, जितना वोल्टेज लगाया है अपॉन 200। आगे चल बेटा IC, कैपेसिटर में से गुजरने वाला करंट अप्लाइड वोल्टेज से आगे होता है π/2, बड़ा वो कितना होगा V अपॉन 100। ये ले बेटा, सर नेट करंट निकालना हो तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, पहले इन दोनों को जोड़ो,
बेटा v/100 ऊपर, v/200 नीचे, इन दोनों का रिजल्टेंट मेरे बच्चे समझ गए होंगे कि इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ऊपर की तरफ v/200। अरे यार v/100 और v/200 इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा v/200, v/200 ऐसे, v/50 ऐसे। मेरे पास नेट करंट आएगा ऐसे। मैंने इन दोनों को जोड़कर ये लिख दिया, अब इसको और जोड़ देता हूं तो मेरे पास नेट करंट आएगा बेटा कितना, बेटा देखना रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, v तो बेटा बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ 1/50 का स्क्वायर प्लस 1/200 का स्क्वायर। मचा दी बेटा अपन ने। करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू समथिंग, बेटा दिस समथिंग इज आइदर 1/z और y बेटा मुझसे पूछ रखा है कि बताओ एडमिटेंस क्या होगा, लिख तो दिया। एडमिटेंस की मेरे पास वैल्यू है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1/50 का स्क्वायर प्लस 1/200 का स्क्वायर। ऑब्वियस बात है कि इसकी यूनिट विल बी ओम इनवर्स। फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट थ्रू इट, ये जो अप्लाइड वोल्टेज है और ये जो करंट है, इन दोनों का फेज डिफरेंस अभी बता दूंगा। ये तो अप्लाइड वोल्टेज है और ये जो नेट करंट आया है उस एसी सोर्स में से वो ये है, दोनों के जो फेज डिफरेंस कितना होगा, ये होगा। सर इसको लिख सकते हो, अरे हाँ बेटा क्यों नहीं लिख सकता, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है मेरे पास v/200, बेटा बेस मेरे पास है v/50। आई थिंक बेटा मेरे पास आ गया 1/4, तो थीटा की वैल्यू कोई अगर मुझसे पूछेगा तो मैं बोल दूंगा कि इट इज tan इनवर्स 1/4। बेटा इसकी वैल्यू निकाल ले एडमिटेंस की। बड़ा y की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/50, तो बड़ा बाहर आ गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, बड़ा 50 अगर बाहर आया तो बड़ा यहां पर 4 बच गया, वन बाई 15 रूट 17/4, बड़ा दैट इज रूट 17/200 ओम इनवर्स। बड़ा कैलकुलेशन जरूर चेक करते रहना। और अगर कोई मुझसे पूछ ले कि z क्या है, बड़ा z विल बी ऑफ कोर्स 200/√17 जैसे लिखना चाहो सर, ठीक है बेटा। मैंने आपसे इसमें एक सवाल और पूछ रखा है, बताओ करंट एट एनी टाइम t क्या होगा। अब पहले तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू, करंट की मैक्सिमम वैल्यू ऑब्वियस बात होगी मैक्सिमम वोल्टेज इनटू y कर दो या अपॉन z कर दो, एक ही बात है। मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन z या मैक्सिमम वोल्टेज इनटू y, एक ही बात है बेटा। 1/z और y तो एक ही बात है, तो अपॉन z करना चाहो अपॉन z कर दो। z कितना बेटा 200/17, 200/17 साइन ऑफ 100t। नहीं बेटा 100t तो तेरा अप्लाइड वोल्टेज है, 100t तो तेरा अप्लाइड वोल्टेज है। तेरा जो करंट है ना वो तो अप्लाइड वोल्टेज से थोड़ा सा आगे है। कितना आगे है, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/4। बेटा मेरे पास करंट की किसी भी टाइम पर वैल्यू आ गई है 3/2√17 साइन ऑफ 100t प्लस tan इनवर्स 1/4। ये बड़ा हमारे पास बहुत ही बढ़िया सा सवाल आ गया। कोई बहुत टफ सवाल पूछा IIT एडवांस में तब जाके बेटा ये पूछेंगे, अदरवाइज तो बेटा मेरे ख्याल से पहले वाले भी पूछ के भी काम चल सकता है। समझ गए बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों एक और सवाल करते हैं। सवाल बेटा IIT JEE एडवांस 2012 का सवाल है और हमने जो सवाल अभी भी निपटाया है उसके मुकाबले काफ़ी आसान है। मतलब हमने सवाल तो क्या निपटाया, थ्योरी निपटाई एक तरीके से, उसके मुकाबले आसान है। हालांकि मैंने सवाल को थोड़ा सा और टफ करने की कोशिश की है। जितना सवाल एडवांस में पूछा गया था मैंने उससे ज़्यादा पूछा, ठीक है, मैंने उससे ज़्यादा पूछा है। सिचुएशन सेम है, वैल्यूज सेम है,
मैंने सवाल थोड़े से ज़्यादा पूछे, उसमें दोबारा सिर्फ उसे 1-2 सवाल पूछ रखे थे। बड़ा एक आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट दे रखा है, बैटरी दे रखी है 20 वोल्ट की, 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, एक कैपेसिटर है, एक इंडक्टर है। ठीक है बेटा, 20 वोल्ट दे रखा है और 100 रेडियन पर सेकेंड इसका ओमेगा दे रखा है। बट सिर्फ 20 वोल्ट लिखा हुआ तो ऑब्वियस बात है कि ये इसकी आरएमएस वैल्यू है। अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड, बेटा जो भी वोल्टेज या करंट की वैल्यू इस चैप्टर में दे रखी होती है वो आरएमएस होती है। ऊपर बेटा एक आरसी सर्किट है, कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफेरेड, रेजिस्टेंस R1 दे रखा है 100 ओम। नीचे एक बड़ा एलआर सर्किट दे रखा है, इंडक्टेंस दे रखी है 0.5 हेनरी, रेजिस्टेंस दे रखा है 50 ओम। वोल्टेज बेटा आपके पास ये है। ठीक है, अच्छा बेटा मैं 1 मिनट मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ सवाल में। हाँ, जो वोल्टेज है वो आपको ऐसे दे रखा है 20√2 साइन 100t। बेटा पहले बोल दो, जो एक्चुअल सवाल पूछा गया था उसमें बेटा जी ना ये एग्जैक्टली एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ था, सिर्फ ये दिया था कि VRMS आपके पास 20 है और ओमेगा आपके पास 100 है। मैं थोड़ा सा सवाल बेटर करने के मूड में हूँ। चलिए बेटा, सबसे पहला मुझसे पूछ रखा है, अच्छा बेटा यहाँ से करंट निकला I, ऊपर से करंट गया I1, नीचे से करंट गया I2। पहला वाला सवाल मुझसे पूछ रखा है, बताओ I1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। फिर मुझसे पूछ रहा है कि I2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। फिर ये जो I जा रहा है इसकी RMS वैल्यू बताओ। रेजिस्टेंस 1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, रेजिस्टेंस 2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। ये दोनों एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं पूछे तो ऑफकोर्स RMS वैल्यू ही हमसे पूछी गई है। सब कर लेंगे बेटा। अगर मुझे ये I1 निकालना है तो ये नीचे वाले सर्किट का तो यूज़ ही नहीं है, सिंपल हमारा RC सर्किट है और उसके अक्रॉस ये वोल्टेज लगा रखा है। तो हमारे पास तो सीधी सपाट सिचुएशन ये आ गई कि ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है और इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज लगा रखा है ऐसे। हमने वोल्टेज लगा रखा है ऐसे। जो वोल्टेज लगा रखा है बड़ा वो है 20√2 साइन 100t। जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है प्यारे बच्चों वो मेरे पास है 100 माइक्रोफेरेड, तो उससे हम इसका XC निकालेंगे। XC इज बड़ा ऑफकोर्स 1/ओमेगा C। ओमेगा है 100 और बड़ा C कितना है 100 माइक्रोफेरेड। 100 बड़ा 10⁻⁶ बड़ा दैट कम्स आउट टू बी 100 ohms। दिस कम्स आउट टू बी 100 ohms। रेजिस्टेंस बेटा सवाल के अंदर दे रखा है मुझे कितना 100। ये तुम्हारा सिंपल RC सर्किट है। आपको बड़ा सारा फंडा पता ही है। इसमें हम बेस जो बनाएंगे बेटा वो किसको बनाएंगे, करंट को। करंट बेटा हर जगह सेम, जिस तरफ आपके पास करंट है उसी तरफ आपके पास रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। दैट इज ऑफ कोर्स I × R, दैट इज 100 × I। ठीक है, कैपेसिटर में तुम जानते हो करंट आगे रहता है और वोल्टेज पीछे रहता है, तो VC विल बी लाइक दिस, VC विल बी लाइक दिस एंड VC विल बी ऑब्वियसली बेटा 100 × I, क्योंकि बेटा XC आपका 100 है। आपके पास जो नेट वोल्टेज है वो ऐसे आएगा एंड नेट वोल्टेज विल बी ऑब्वियसली 100√2 I, और ये 100I ये 100I, तो दिस एंगल कम्स आउट टू बी 45। इसका मतलब करंट जो है वो वोल्टेज से आगे। तो ये वाला करंट लिखना I1, ये जो करंट है बेटा हमारे पास एक तरह से I1 है। I1 लिखना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। I1 विल बी बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोर्स अप्लाइड वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू 20√2 अपॉन Z। बेटा Z सब बच्चों को नजर आ गया होगा, कितना है बेटा 100√2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। बेटा साइन ऑफ 100t, लेकिन साइन 100t तो अप्लाइड वोल्टेज है, करंट तो हमारा उससे आगे है। कितना आगे है बेटा +π/4। तो दिस कम्स आउट टू बी 1/5 ऑफ साइन 100t + π/4। बेटा मैंने करंट इन वायर 1 एट एनी टाइम t, ये वाला सवाल तो कर दिया। इसी तरह से बेटा मुझसे इसमें भी करंट पूछ रखा है, निकाल देंगे।
इसमें करंट निकालने पर हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, इसमें भी करंट निकाल देंगे। इसमें करंट निकालने के लिए आपके पास सर्किट आया ऐसा, इंडक्टर और ये R2 बेटा ज़रा चेक करना, शायद 50 ओम दे रखा होगा, और इंडक्टेंस की बेटा वैल्यू क्या दे रखी है, 0.5 हेनरी। इसके साथ मैंने ऐसे ये सोर्स लगा रखा है, दिस इज 20√2 sin 100। बेटा सबसे पहले इस इंडक्टर का एक्सेल देखना, एक्सेल इज ऑफ कोर्स बेटा 0.5 इंटू ओमेगा, दैट कम्स आउट टू बी 50 ओम। ले बेटा मेरे पास ये भी आपके पास 50 ओम आ गया, ये आपका एक्सेल आ गया। सबसे पहले बेटा बेस बनाओ, बेस किसको बनाओगे, करंट को बनाएंगे। बेटा करंट को मैंने बेस बना दिया, ये बेटा करंट, जिस तरफ करंट है उस तरफ बेटा ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, दैट कम्स आउट बी 50 इंटू आई। इंडक्टर में करंट लैग करता है और वोल्टेज आगे रहता है, तो वोल्टेज विल बी लाइक दिस VL। बेटा VL विल बी ऑफ कोर्स बेटा अगेन 50 इंटू आई, क्योंकि एक्सेल की वैल्यू 50 है। नेट वोल्टेज विल बी लाइक दिस, net voltage will be like this, that comes out to be 50√2i। but this is your Z and this angle comes out to be 45। this is 45। बन गया अपना काम। कोई अगर मुझसे पूछे कि सर करंट एट एनी टाइम t क्या होगा, बेटा किसी भी टाइम पर बेटा आपका जो करंट होगा वो होगा मैक्सिमम वोल्टेज 20√2 अपॉन Z। बेटा Z मेरे पास आ गया 50√2 इंटू साइन ऑफ 100t। अरे बेटा 100t नहीं, 100t तो आपका अप्लाइड वोल्टेज है, करंट तो उससे पीछे है। कितना पीछे है, -45 डिग्री। ये बेटा -π/4 जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लो। बेटा दैट कम्स आउट बी आई थिंक 2/5 इंटू साइन ऑफ 100t -π/4। ये बेटा मैंने दोनों करंट बड़े आराम से निकाल दिए। तीसरा सवाल क्या है, मुझसे पूछा है कि ये वाला जो करंट है इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी। अब यार इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, वो एक तो मैथमेटिक्स से निकाल सकते हो। मैथमेटिक्स तो देखो ये कहता है कि दिस I एट एनी टाइम t विल बी सिंपली I1 प्लस I2। I1 मेरे पास है बेटा कितना, 1/5 साइन 100t प्लस π/4 प्लस 2/5 साइन 100t माइनस π/4। एक तो बेटा मेरे पास ये आ गया करंट, किसी भी टाइम पर करंट ही है, इसके आरएमएस की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, या तो ये वाला काम कर लो, ये वाला काम भी कर सकते हैं बेटा, इसके आरएमएस की वैल्यू निकाल लो। मैंने आप लोगों को बेटा एक बात पहले से बता भी रखी है, देखो बेटा इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है बेटा ध्यान से देखो π/4 का है। कितने का फेज डिफरेंस है बेटा, π/4 का फेज डिफरेंस है। π/4 का फेज डिफरेंस है तो जोड़ना वगैरह थोड़ा सा रिलेटिवली वैसे भी आसान है, मतलब हम आरएमएस वाले तरीके से ना निकालो तो किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे, सुनिएगा सुनिएगा। अब देखो ये हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज, एक तार से आपके पास करंट गया I2, एक तार से आपके पास करंट गया I1। ये करंट आपके पास है I1, ये आपके पास करंट है I2। अब ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट दोनों आपस में पैरेलल में है। जब पैरेलल में है तो फेजर कैसे बनाते हैं आप जानते हो, पैरेलल में जब होते हैं तो क्या चीज़ कॉमन होती है, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर वोल्टेज कॉमन होता है। ठीक है बेटा, ये रहा मेरा वोल्टेज, वोल्टेज को मैंने बेस बना लिया। ठीक है, I1 बेटा देखना I1 जो है वो हमारा थोड़ा सा वोल्टेज से आगे है। कितना है बेटा, π/4। कितना है बेटा, π/4। तो हमारा I1 इज लाइक दिस, I1 इज लाइक दिस, दिस एंगल कम्स आउट टू बी π/4, दिस वन इज π/4। I2 देखो बेटा अपना, I2 देखो, I2 जो है बेटा वो ऑब्वियस बात है कि π/4 पीछे है वोल्टेज से, वोल्टेज से π/4 पीछे। This will be I2, but this also comes out to be π/4। मैं जानता हूं कि नेट करंट विल बी लाइक दिस, नेट करंट विल बी लाइक दिस। नेट करंट जो होगा बेटा दैट विल बी सिंपली I1 प्लस I2।
मुझे नेट करंट अगर निकालना है तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इस I1 और I2 को ऐड करना है। सर कैसे ऐड करूं? बेटा वेक्टरली कर लो। बेटा कैसे करेंगे? वेक्टरली कर लो। तो आप बड़े आराम से कहोगे सर इन दोनों को अगर वेक्टरली अगर मुझे ऐड करना है तो मेरे पास आएगा I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स I1 इंटू I2 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। प्यारे बच्चों दोनों के बीच में एंगल तो 0 है, तो आपके पास जो नेट करंट आएगा बेटा दैट विल बी I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर RMS। तो ये भी आपके पास RMS, ये भी आपके पास RMS। बन गया बेटा अपना काम। I1 की RMS वैल्यू क्या है बेटा? I1 की RMS वैल्यू है 1/5√2। बेटा कितनी? 1/5√2। I2 की RMS वैल्यू क्या है बेटा? तो मैक्सिमम है, अपॉन√2 करना पड़ेगा। बेटा कितनी? 2/5√2 का होल स्क्वायर। बेटा मेरे ख्याल से 1/5√2 तो बाहर ही आ गया होगा। 1/5√2 तो बेटा बाहर ही आ गया। ब्रैकेट में क्या बच गया? ब्रैकेट में जो 1 प्लस 5। बेटा 1 प्लस 5। नो सॉरी 1 प्लस 5 नहीं बेटा, 1 प्लस 4। बेटा 1 प्लस 4 मेरे पास बच गया। बेटा 1/5√2 तो बेटा कॉमन आ गया, और 1 प्लस 4 बेटा कितना आ गया? √5। बेटा आई थिंक दिस कम्स आउट बी 1/√10 एम्पियर। एक बार बेटा कैलकुलेशन जरूर चेक करना। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास I की RMS वैल्यू आ गई। हालांकि जो एक्चुअल जे का सवाल था बेटा उसमें ऑप्शन पॉइंटों में था, तो 0.3 समथिंग था, तो एक बार वैल्यू चेक कर लेना। ठीक, हमने तो आंसर निकाल लिया, हम तो सब्जेक्टिव सवाल पूछ रखा है। मुझसे पूछ रखा है कि इस रेजिस्टेंस 1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो। कुछ नहीं बोल रखा, तो ऑब्वियस बात है कि हमसे बेटा क्या पूछ रहा है ये RMS। इट इज़ वेरी सिंपल। इसमें से गुजरने वाला जो करंट है उसकी RMS वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई R। इसमें से गुजरने वाला करंट है I1। I1 की RMS वैल्यू बेटा हम लोगों ने निकाल रखी है बेटा कितनी? 1/5√2। 1/5√2। तो आप ऐसे कह सकते हो कि R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा IRMS मल्टीप्लाइड बाई ये वाला रेजिस्टेंस, दैट कम्स आउट टू बी 100। बेटा दैट कम्स आउट टू बी 20/√2 वोल्ट्स। इसी तरह से R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछ रखा है, RMS से पूछ रखा है बेटा। R2 के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रखा था, बड़े आराम से बोलूंगा कि I2 की वैल्यू RMS मल्टीप्लाइड बाई आपका R2। I2 की RMS वैल्यू क्या होगी बेटा? I2 की मैक्सिमम वैल्यू है 2/5, तो इसकी RMS वैल्यू होगी 2/5√2 मल्टीप्लाइड बाई R2। R2 इज बेटा ऑफ कोर्स 50। बेटा ये दोनों हो गया कैंसिल। बेटा मेरे ख्याल से आंसर आ गया है 10√2। बेटा ये कितना आ गया? 10√2। अगेन बेटा कैलकुलेशन में करता हूँ, आप चेक कर देना। सवाल मुझे बढ़िया लगा बेटा, मेरे ख्याल से आपको भी अच्छा लगा होगा, है ना। मैंने सवाल को हल्का सा कॉम्प्लिकेट तो किया है कि अलग अलग तरह के पार्ट्स के अपन इसके अंदर निकाल सकें वगैरह वगैरह। समझ गए बच्चे इस बात को? आगे चलते हैं। अच्छा एक बात बोलना भूल गया, IRMS निकालने का मैथमेटिकल तरीका भी था। I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है, IRMS निकालना हो तो √I² इंटू dt अपॉन इंटीग्रेशन dt 0 से लेकर 2π, तब भी बेटा आपका आंसर तब भी 0 से लेकर 2π/ω, तब भी बेटा आपका आंसर एग्जैक्टली वही आता जो अपन ने पहले से निकाल रखा। ठीक है बच्चे, आगे चलिए बच्चों आगे चलते हैं। मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही हो गया आज। नेक्स्ट इज, हाँ बेटा अगला टॉपिक दैट इज़ बहुत ही आसान सा, जो अपने थोड़ा सा माहौल गरमाया है थोड़ी देर में, उसको वापस से चिल करने के लिए, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर सब लोगों ने बेटा देखा भी होगा, जो भी बेटा अपने घरों के पास इलेक्ट्रिसिटी आती है वो हमारे घर पर पहुंचने से पहले ट्रांसफार्मर के थ्रू आती है। इसी तरह से कोई भी पावर हाउस होगा जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, वहाँ पर भी एक ट्रांसफार्मर लगा रखा होता है।
जो हमारे घरों के पास होता है वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, और जो पावर हाउस के पास जो ट्रांसफार्मर होता है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ये ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, क्या यूज़ हैं, सब बातों को हम बड़े आराम से इत्मीनान से देखते हैं। सुनिएगा, सबसे पहली बात, ट्रांसफार्मर हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी अल्टरनेटिंग करंट के पोटेंशियल को बढ़ाने या घटाने के लिए। ट्रांसफार्मर is an equipment used to increase और डिक्रीज, बड़ा घटा भी सकता है बढ़ा भी सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम जो है बेटा हमारे इस ट्रांसफार्मर के पास होता है। बढ़ाने वाला जो ट्रांसफार्मर है उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे, घटाने वाले को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे, वो बात की बात है। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट पर ये ट्रांसफार्मर बेस्ड है बेटा, दैट इज आवर म्यूचुअल इंडक्शन। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कि एक लूप में से अगर गुजरने वाला फ्लक्स अगर दूसरे लूप से अगर गुजरता है तो उसमें भी फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस वगैरह होगी। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बेटा आपका ये ट्रांसफार्मर है। पहले बेटा का कैसे कैसे यूज होता है सुनिए। बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये कोई पावर हाउस है और ये कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का काम कर रहा है, ठीक है, और ये हमारा घर है जहाँ पर बेटा हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है फ़ैन के लिए, एसी के लिए, टीवी के लिए, उन सब के लिए। ये हमारा घर है और पावर हाउस से बेटा ऑफ कोर्स हमारे घर की जो डिस्टेंस है वो अच्छी खासी है, तो बीच में खूब लंबे चौड़े बड़ा वायर्स होंगे, अच्छे खासे बड़ा वायर्स होंगे, और उन वायर्स में से अगर करंट जाएगा तो लगातार बड़ा ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ उसके थ्रू भी हीट लॉस होगी, और जो पावर हमारे घर तक पहुंचनी चाहिए वो बहुत सारी पावर तो रास्ते में ही डिसिपेट हो जाएगी, और बड़ा ऑफ कोर्स तार तो यूज़ करनी पड़ेगी ना। तो हम क्या करते हैं कि इस पावर हाउस के पास में ऐसे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। बेटा हम एक ऐसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है कि पोटेंशियल को बढ़ाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि इस पावर हाउस ने 440 वोल्ट पर 440 वोल्ट की पोटेंशियल का कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, तो ये क्या करेगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो बड़ा इसके वोल्टेज को बढ़ा देगा, और हो सकता है कि 33,000 वोल्ट्स पर इलेक्ट्रिसिटी को भेजे। सर फ़ायदा क्या है बड़ा बताता हूँ। ये तार चलते 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 हमारे घरों तक आते हैं। इस तार का ऑफ कोर्स बड़ा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस होगा तो इन तारों में से लगातार कुछ ना कुछ हीट लॉस होगी। जो हीट लॉस है वी नो इट वेरी वेल बेटा, दैट इज I² इंटू आर इंटू टाइम, ठीक है। आर क्या है, इन तारों का रेजिस्टेंस। मैं चाहता हूँ कि ये हीट लॉस जो है कम से कम हो, तो ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस तो अपनी तरफ से कम करने की कोशिश करूँगा, लेकिन उसमें भी एक लिमिट है, अब जीरो रेजिस्टेंस तो कर नहीं सकते। आप ये चाहोगे कि करंट कम से कम हो, कि हम तारों में से करंट कम से कम भेजें, लेकिन करंट कुछ तो भेजना पड़ेगा भाई, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अगर जा रही है तो करंट तो जाना ही चाहिए। अगर मुझे मान लीजिए बड़ा हमारे घरों तक कोई पावर भेजना है, तो मान लीजिए कि पावर हाउस से पावर आया P, बड़ा दिस पावर मस्ट बी इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू करंट। मैं रास्ते में से करंट भेजना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि करंट कम से कम हो, मैं चाहता हूँ कि करंट कम से कम हो, लेकिन पावर मुझे अच्छा खासा भेजना है, पावर मुझे अच्छा खासा भेजना है। तो मैं क्या करूँगा कि इस एंड पर एक ट्रांसफार्मर लगा दूंगा, और वो ट्रांसफार्मर जो है वो पोटेंशियल को बढ़ा देगा। पोटेंशियल को अगर बढ़ा देगा तो करंट घट जाएगा, पावर उतना ही जाएगा। जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की 440 वोल्ट पे, और मैंने एक ऐसा ट्रांसफार्मर यूज़ कर लिया जो 440 वोल्ट पोटेंशियल को बढ़ाकर 33,000 वोल्ट कर देगा। तो जिस रेशो से पोटेंशियल बढ़ेगा उसी रेशो से करंट घट जाएगा, जिस रेशो से पोटेंशियल बढ़ा उसी रेशो से करंट घट जाएगा, तो पूरे रास्ते करंट कम जाएगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, पावर उतना ही जा रहा है, बिकॉज पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। वोल्टेज ज्यादा हो गया तो ऑफ कोर्स बेटा वो पावर उतना का उतना जा रहा है, और करंट कम जाने से फायदा क्या हुआ, करंट जाने से फायदा बेटा ये हुआ कि पूरे के पूरे रास्ते में आपका हीट लॉस कम होगा।
ठीक है, तो हमें फ़ायदा ये हो गया। लेकिन अगर यही 33,000 वोल्ट का पोटेंशियल अगर हमारे घरों में अगर लगा दिया जाएगा तो बड़ा हमारे घर के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सारे फूक जाएंगे, सारे उड़ जाएंगे, सब खराब हो जाएंगे, सब फॉल्टी हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि वो सारे के सारे खराब हो, तो हमारे घरों के पास में हम एक ट्रांसफार्मर और यूज़ करेंगे। ये जो ट्रांसफार्मर होगा ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा कि जो आपने हायर पोटेंशियल दिया था उस हायर पोटेंशियल को वापस से घटा देगा, और घटाकर कितने में कन्वर्ट कर देगा, 220 वोल्ट में। जैसे ही पोटेंशियल घटेगा करंट वापस से बढ़ जाएगा। अब करंट तो सिर्फ इतने से रास्ते में बढ़ा है तो हीट लॉस बहुत ज़्यादा नहीं होगी। जो पूरा रास्ता था उस पूरे रास्ते के अंदर तो आपका जो करंट था ना वो आपने घटा ही दिया। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं, परेशानी क्या थी कि पावर हाउस से हमारे घरों के बीच में डिस्टेंस बेटा काफ़ी ज़्यादा थी। टावर बेटा अगर आएंगे तो लगातार हीट लॉस होगी, हीट लॉस होगी I² × R × T। मैं चाहता हूं करंट कम से कम आए, करंट कम आएगा तो पावर भी कम आ जाएगा। तो बच्चों ने कहा कि सर एक काम करो, करंट पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट। तो जो आपका सोर्स है उसका वोल्टेज बढ़ा दो। वोल्टेज बढ़ाने के लिए क्या करूंगा, एक ऐसा ट्रांसफार्मर यूज कर लूंगा जो बड़ा अचानक से पोटेंशियल बढ़ा देगा। अगर उसने पोटेंशियल को मान लो 100 गुना कर दिया तो करंट 1/100 हो गया, और करंट अगर 1/100 हो गया तो ऑब्वियस बात है कि पूरे रास्ते में हीट लॉस काफी कम आएगी, और हीट लॉस कम आएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि घर पे हम 33,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे। हमारे घर के पास में एक ट्रांसफार्मर और लगा देंगे जो स्टेप डाउन होगा और उस 33,000 को घटाकर 220 में कन्वर्ट कर देगा, और हमारे घरों में 220 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। हालांकि सर्किट कंप्लीट करने के लिए बड़ा यही तार फिर वापस भी आएगा, सर्किट कंप्लीट करने के लिए तार जाएगा भी और ऑफ कोर्स ऐसे आएगा। ये मेन कारण है बेटा हमारे इस पूरे ट्रांसफार्मर को यूज करने का। सीधा अगर आपने तार भेज दिया होता तो बड़ा ऑफ कोर्स पावर तो बड़ा भेजना ही है अच्छा खासा, और मान लो कि आपने ना पावर भेजने के चक्कर में पूरे के पूरे रास्ते मान लो आपने 220 वोल्ट पे भेज दिया तो सारे के सारे जो पावर थी बड़ा वो तो रास्ते में लॉस हो जाएगी। अब क्यों लॉस नहीं हुई, आपने हायर पोटेंशियल पे भेजा। जैसे आपने पोटेंशियल हाई रखा तो कम करंट पे भी जा सकता है, बिकॉज नेट पावर फिक्स आपकी, नेट पावर फिक्स है तो वोल्टेज अगर तुम ज्यादा रखोगे तो करंट कम से ही पार पड़ जाएगी, और तारों में से अगर करंट कम जाएगा तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, हीट लॉसेस आपके कम से कम होंगे। एक बेसिक कारण है, ठीक है। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर कि बेटा एग्जैक्टली जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्मर का वो क्या है, कैसे ट्रांसफॉर्मर बनता है, कैसे यूज आता है। सुनिएगा, सबसे पहले बेटा आप है ना इस तरह का एक आयरन लीजिए, सॉफ्ट आयरन लीजिए। सॉफ्ट आयरन इज अ टाइप ऑफ आयरन, सब लोगों ने सुन भी रखा होगा, जिसके अंदर हिस्टेरेसिस लॉसेस वगैरह, आयरन लॉसेस वगैरह सबसे कम होते हैं। बीच में से बेटा ये जगह खाली है, बाकी जगह खाली है। बेटा इस तरह से आपने आयरन का ले रखा है। ये वैसे कोई सा भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकता है, लेकिन हम मोस्टली बेटा किसको यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं। सॉफ्ट आयरन के अंदर लॉसेस सबसे कम रहते हैं। इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में सबसे अच्छी बात यह है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को गाइड करता है। इट गाइड्स मैग्नेटिक फील्ड। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इस बात को भूल गए हों, मैं वापस से रिपीट करा दूं। अगर मैं इसके जगह डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लेता ना तो वो मैग्नेटिक फील्ड को करती है रेपेल, भगा देती है। गाइड करना तो बहुत दूर की बात है, भगा देती है। अगर मैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लगाता हूँ तो वो हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करती है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तो और शानदार है, आस पड़ोस में कहीं से भी अगर मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी उस मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर खींच के अपने अंदर से निकालने की कोशिश करती है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में एक खास बात थी, आपको शायद याद भी आ रही होगी। तो ये मैंने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिए, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेने के वजह कारण ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि पूरे के पूरे रीजन के अंदर मैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहता कि बाहर निकले, अंदर अंदर ही रहे। इट विल गाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब सुनना बेटा, मैं यहां पर एक एसी सोर्स लगाऊंगा। अरे कहां गया ये एसी सोर्स? हाँ बेटा, मान लीजिए कि मैंने यहां पर कोई ना कोई एसी सोर्स लगाया। जो मैं लेफ्ट साइड के अंदर सोर्स लगा रहा हूं बेटा, ये मेरा इनपुट है। ये वो वोल्टेज है जो मैं चेंज करना चाहता हूं, ये मेरा इनपुट है, इसे मैं चेंज करूंगा। इस एसी सोर्स की बेटा मैं एक बार ईएमएफ लिख दूं कि बेटा लेट्स से इट इज ईपी। बेटा पी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी। जो इस तरफ सर्किट है उसे हम एक नाम दे रहे हैं प्राइमरी सर्किट, ठीक है। यहां से बेटा मैंने ऐसे तार लिया
और ऐसे 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 यूँ लपेट दी, यूँ लपेट। ये AC सोर्स है, बार 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 EMF चेंज होगी। मैंने बेटा इसको, इस तार को ना ऐसे बेटा इस पूरे के पूरे इस आयरन के चारों तरफ लपेट दिया। मान लो बेटा कि नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो है NP। अगेन बेटा P स्टैंड्स फॉर प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट आपका एक तरीके से इनपुट है, ये आप कन्वर्ट करना चाहते हो। अब देखना बेटा, ये EMF टाइम के साथ वेरी करेगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ से गुजरने वाला जो करंट होगा, जो प्राइमरी सर्किट से गुजरने वाला करंट होगा, वो टाइम के साथ वेरी करेगा। अगर ये गुजरने वाला टाइम, सॉरी, ये गुजरने वाला करंट अगर टाइम के साथ वेरी करेगा, तो इस रीजन के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी बेटा। करंट कैरिंग लूप्स होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ऑब्वियस बात है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड आएगी। करंट अगर टाइम के साथ वेरी होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ वेरी होगा। अब हम इस बात को जानते हैं कि आयरन में या किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में खास बात ये होती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देती। अगर आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर इस तरफ मुड़ गया है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लीक नहीं होने देगा, अपने साथ ही मोड़ लेगा, अपने साथ ही मोड़ लेगा। ये खास बात है बेटा किसमें, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। तो यही मैग्नेटिक फील्ड यूं चलते 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 मैग्नेट के, सॉरी, इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ही चलती रहेगी। और कुल मिलाकर बेटा हमारे इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ने इस मैग्नेटिक फील्ड को गाइड कर दिया है कि तू सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर ही रहना, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस चाहता ही है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड हो उसके अंदर से ही गुजरे, अंदर से गाइड कर दिया। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को या फ्लक्स को लीक नहीं होने दिया है। इसी की वजह अगर तुमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यूज किया होता, सारी मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल जाती। वो तो मैग्नेटिक फील्ड को रेपेल करता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी कोशिश तो करता है मैग्नेटिक फील्ड को अंदर अपने अंदर रखने के लिए, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता जितना सक्सेसफुल आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। ये आप जानते बेटा पहले से। ये हमारा प्राइमरी सर्किट। इधर की तरफ हमारा आएगा सेकेंडरी सर्किट, जो हमारा आउटपुट है। गौर कीजिएगा बेटा, यहां पर अगेन बड़ा खूब सारे मैं ऐसे टर्न्स रख दूंगा। यहां पर जो नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या है बेटा वो मेरे पास है NS। इसको मैं एक तरह से नाम दे रहा हूं सेकेंडरी सर्किट। सामान्य शब्द में अगर कहूं तो ये मेरा एक तरीके से आउटपुट है। ये मेरा एक तरह से आउटपुट है, ठीक है ना। और इसके अक्रॉस कुछ न कुछ EMF आएगी। जो EMF आएगी बेटा मैं उसे ES लिख रहा हूं। इनपुट EMF थी EP, आउटपुट EMF है ES। सर यहां पर EMF क्यों आएगी? कोई बैटरी लगा रखी है क्या? यहां पर तो लगा रखा है, वहां पर लगा रखी है क्या? नहीं सर। फिर वहां पर EMF कैसे आएगी? वही तो बता रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन से। कैसे? सुनिएगा। ये EMF बार 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 वेरी हुई, तो ये वाला करंट बार 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 वेरी हुआ। इस लूप में बार 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 करंट वेरी हुआ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बार 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 वेरी हुई। ये मैग्नेटिक फील्ड बार 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 वेरी हुई, तो इसके हर लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स बार 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 वेरी हुआ। अगर इसमें फ्लक्स वेरी हुआ तो इसमें EMF इंड्यूस हुआ, और जो EMF इंड्यूस होगा वही हमारा आउटपुट EMF है बेटा, वही हमारा आउटपुट EMF है। देखो तो सही, इसमें से गुजरने वाला करंट चेंज होगा तो इसमें EMF इंड्यूस होगा। इट मींस दैट दोनों के अंदर मेरे बच्चों क्या है? एक म्यूचुअल इंडक्टेंस है। प्यारे बच्चों क्या है? एक म्यूचुअल इंडक्टेंस है। दोनों के बीच में एक म्यूचुअल इंडक्टेंस है। समझ गए इस बात को? चलिए बेटा मुद्दे पे आते हैं। इसमें आओ बेटा, इसमें KVL लगाना। यहां से यहां चलूंगा तो EMF चेंज होगा। बड़ा सिंपल कर रहा हूं, EP चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, यहां से यहां तक। बड़ा मान लो कि एक लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स है φ। एक लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स है φ, तो यहां पर कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं? NP नंबर ऑफ लूप्स हैं। अगर NP नंबर ऑफ लूप्स हैं तो यहां से यहां तक जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, पता नहीं तुम लोगों को याद है या नहीं है, दैट विल बी -d/dt ऑफ फ्लक्स। बड़ा फ्लक्स इज ऑफ कोर्स NP इंटू φ। एक लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स अगर φ है तो यहां पर तो कितने लूप्स हैं? NP नंबर ऑफ लूप्स हैं। और चलते 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 बड़ा वहीं पहुंच गए, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। बड़ा NP कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। मेरे पास आ गया EP इज इक्वल्स टू NP टाइम्स d/dt। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1।
दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अगली बात, यहां पर देखो बेटा, जो फ्लक्स इसमें से गुजर रहा है वही फ्लक्स इसमें से गुजर रहा है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में खास बात ही बेटा ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहां, बेटा वही मैग्नेटिक फील्ड यहां, और जो मैग्नेटिक फील्ड मेरे बच्चे यहां पर, तो वही फ्लक्स मेरे बच्चे यहां पर, क्योंकि ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया और ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया मैं सेम लूंगा। तो एक में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है बेटा मेरे पास वो फाई है, दो में से गुजरने वाला फ्लक्स 2 फाई है। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं? एनएस नंबर ऑफ लूप्स हैं। तो यहां से यहां तक जो ईएमएफ इंड्यूस होगा बेटा वही तुम्हारा आउटपुट है। मैं ईएस को बड़े आराम से कह सकता हूं कि दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी दिस पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस है मेरे पास माइनस डी बाई डी टी ऑफ, यहां से यहां तक कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है? बड़ा फ्लक्स चेंज हो रहा है एनएस टाइम्स ऑफ फाई। बड़ा दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। बड़ा मेरे पास आ गया ई एस इज इक्वल्स टू माइनस एन एस इंटू डी फाई बाई डी टी। ये माइनस मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सेकेंडरी सर्किट में जो ईएमएफ है डिवाइड बाय प्राइमरी सर्किट में जो ईएमएफ है, उनका जो रेशो है वो रेशो आया है कि यहां पर कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं डिवाइड बाय यहां पर कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं, दैट इज इक्वल्स टू एनएस अपॉन एनपी। ये मुझे याद रखना है, बाकी सब बातें मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी कोई बच्चा बोलता है कि सर माइनस के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? बेटा माइनस के बारे में तो सिर्फ और सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि ये वाला जो ईएमएफ है और ये वाला जो ईएमएफ है ये आउट ऑफ फेज है। दोनों कुछ फेज डिफरेंस है, कितने का? पाई का। वो तो होना भी चाहिए। ये जब पोटेंशियल बढ़ रहा होगा तो ऑफ कोर्स बड़ा इसमें ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगी कि उसको घटाने की कोशिश करेगा। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अगर ऐसे होगा तो इसमें इसके अपोजिट जाने की कोशिश करेगा। इसमें बेटा अगर ईएमएफ ऐसे इंड्यूस होगा तो ये ऐसे इंड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो हमारा जो लेंस है वो तो कहता भी है कि अगर ये ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड को अगर यूं भेजने की कोशिश करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड को यूं भेजने की कोशिश करेगा। दोनों एक दूसरे के आउट ऑफ फेज होंगे। ये आउट ऑफ फेज वाली बात आपको कभी भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले पर रहो और मस्त रहो। बट फिर भी आप एक छोटी सी बात बोल सकते हो, याद भी रख सकते हो अगर रखना चाहो तो बड़ा वही है कि ES एंड EP हैव फेज डिफरेंस ऑफ पाई। बेटा दोनों में कितने का फेज डिफरेंस होगा? पाई का फेज डिफरेंस होगा। कितने का बेटा? पाई का फेज। हालांकि कभी काम नहीं आएगा, आपको तो सिर्फ और सिर्फ याद रखनी है कि यहां पर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं और यहां पर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जो नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो है बेटा वही आपके ईएमएफ का रेशो है। जो नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो बेटा वही आपके ईएमएफ का रेशो। मैं ऐसे सिंपल शब्दों में कहूं तो बेटा मैं ऐसे कह सकता हूं कि लेट्स से आपके पास बड़ा ये सिंपल सा ट्रांसफॉर्मर, बड़ा ये मेरे पास कोई ना कोई ईएमएफ, बड़ा ये हमारे पास प्राइमरी सर्किट में मान लीजिए बेटा नंबर ऑफ टर्न्स हैं n, और ये मेरे पास सेकेंडरी में बेटा मान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास है 5n। अगर यहां पर प्राइमरी सर्किट में अगर ईएमएफ है E, तो मुझसे पूछा गया है बताओ कि सेकेंडरी सर्किट के अंदर ईएमएफ कितना होगा। मैं कहूंगा कि यहां के मुकाबले अगर यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स अगर 5 गुना है तो इस ईएमएफ के मुकाबले ये वाली ईएमएफ 5 गुना है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ES शुड बी इक्वल टू 5 टाइम्स प्राइमरी सर्किट की ईएमएफ, बट दैट इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ E। सेकेंडरी सर्किट में ईएमएफ जो होगा वो 5 टाइम्स ऑफ E होगा। समझ गए इस बात को? इसका उल्टा भी सही बेटा। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मर है ऐसे, ठीक है ना, ये आपका प्राइमरी सर्किट ऐसे, इसका ईएमएफ है EP, लेट से बड़ा इसकी वैल्यू E है। इसमें प्राइमरी सर्किट में नंबर ऑफ टर्न्स हैं n, और ये बड़ा आपका सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट में नंबर ऑफ टर्न्स जो है बेटा वो n/3 है। तो बताओ सेकेंडरी सर्किट के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इन नंबर ऑफ टर्न्स के मुकाबले ये नंबर ऑफ टर्न्स है 1/3, तो इनपुट वोल्टेज के रेस्पेक्ट में आउटपुट वो जो हमारा ईएमएफ है उसकी वैल्यू होगी 1/3। तो दिस विल बी EP/3, ये बेटा ऑफ कोर्स E/3। समझ गए बेटा इस बात को? सिंपल इन फॉर्मूलों पर बेटा सवाल आए हैं जेई के अंदर। फिर सिर्फ और सिर्फ इसके नंबर ऑफ टर्न दे दिए, इसके नंबर ऑफ टर्न दे दिए, इसका ईएमएफ दे दिया, इसका पूछ लिया। ये सवाल आ रखा है जेई के अंदर। आपको आसान लग रहा होगा अलग बात है, लेकिन मुझे तो डिराइव करने में जोर है ना। ठीक है, समझते जाएंगे तुम लोग। मैं आगे जाके नाम पे निकाल दूंगा। ये ईएमएफ बढ़ाने वाला जो है ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, ये पावर हाउस के पास लगता है।
ये पोटेंशियल घटाने वाला है, ये हमारे घरों के पास लगता है, इसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहेंगे। ठीक है प्यारे वाले बच्चों, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज पावर ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर। बेटा हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मर है, इस ट्रांसफॉर्मर में ये हमारा प्राइमरी सर्किट जो हमारा एक तरीके से इनपुट है, और ये हमारा सेकेंडरी सर्किट, ये हमारा एक तरीके से आउटपुट है। जो हमारा इनपुट है उसका ईएमएफ है ईपी, नंबर ऑफ टर्न्स है एनपी, करंट है आईपी। बड़ा एक तरह से मान के चले ना कि मैंने एक तरह से ये आरएमएस वैल्यूज टाइप ही दे रखी है, ठीक है, अदरवाइज थोड़ा बार बार वेरी करेंगे। सेकेंडरी सर्किट में नंबर ऑफ टर्न्स है एनएस, और बड़ा किस टाइम पर करंट है लेट से आईएस। अगर मैं ये कहूं कि हमारा ट्रांसफॉर्मर इतना बढ़िया है कि उसमें किसी प्रकार के कोई लॉसेस नहीं हुए, तब बेटा मैं उसको आइडियल ट्रांसफॉर्मर कहूंगा। सर आइडियल ट्रांसफॉर्मर कहाँ मिलता है? बेटा सवालों में मिलता है, सवाल में होता है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर वो है जिसके अंदर किसी प्रकार के कोई लॉसेस नहीं होते, नो लॉसेस, कोई लॉस नहीं होता। तो जितना पावर का इनपुट होगा उतना ही बेटा आपका पावर का आउटपुट होगा, जितना पावर का इनपुट उतना ही बेटा पावर का आउटपुट। हम यहां पर एक टर्म और डिफाइन करते हैं बेटा, वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हम नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। बेटा परसेंटेज में निकालना चाहो तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन बेटा यहां पर तो पावर आउटपुट और पावर इनपुट बराबर ही है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी 100% है। मतलब 100 वाट का पावर यहां से आएगा तो 100 वाट का पावर यहां से निकलेगा, जितना पावर दोगे उतना निकाल लोगे, किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है। इट मेक सेंस। आगे चलते हैं बेटा। अगली बात, जो पावर इनपुट है बेटा जी, जो पावर इनपुट है बेटा, मैं उसे रफली ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय करंट। इट शुड बी इक्वल टू पावर आउटपुट, और पावर आउटपुट को बेटा बड़े आराम से लिख सकता हूं बेटा, दैट इज ऑफ कोर्स ES इंटू IS। यहां से मैं बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं कि बेटा सेकेंडरी सर्किट में EMF डिवाइड बाय प्राइमरी सर्किट में EMF इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, एंड इट शुड बी इक्वल टू बेटा, इट शुड बी इक्वल टू ऑब्वियसली IP अपॉन IS। मेरे ख्याल से मेरे बच्चे इस बात को बढ़िया तरीके से समझ गए। जैसे मान लो कि EMF, मान लो कि इन टर्न्स के मुकाबले ये वाला टर्न 5 गुना है, टर्न्स अगर 5 गुना है तो EMF 5 गुना हो गया, लेकिन करंट 1/5 हो जाएगा, क्योंकि मुझे पावर उतना का उतना ही चाहिए। मान लो कि इसके मुकाबले ये वाले नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो हाफ है, तो ऑफकोर्स इसका EMF E, तो इसका EMF E/2, लेकिन EMF हाफ हो गया, पावर उतना ही आना है, तो यहाँ पर करंट अगर आई तो यहाँ पर करंट 2I। सिंपल सिंपल। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स के मुकाबले बेटा मान लो कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 100 गुना है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स के मुकाबले यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स 100 टाइम्स है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, तो यहाँ पर EMF E, तो यहाँ पर EMF 100E। EMF अगर 100 टाइम्स हो गया तो करंट 1/100 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पर अगर करंट I है तो यहाँ पर करंट I/100 है। तो जिस रेशो से आपका E बढ़ेगा उसी रेशो से आपका I कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेट पावर मुझे एग्जैक्टली वही चाहिए। आई होप बेटा ये वाली बात आप याद रख लोगे, कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है आपके पास, ठीक। चलिए बेटा आगे चलते हैं। इस बात पर बेटा हम दो बातें मैं बार बार रिपीट कर रहा था, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, इन दोनों को देखते हैं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बेटा ना होता है पावर हाउस के पास लगाते हैं बेटा, ठीक है, और इसमें क्या सिचुएशन है, जहां से मैं इलेक्ट्रिसिटी भेजनी बेटा वहां पर लगाते हैं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के अंदर ये आपके पास बेटा EP, इसके साथ वाला जो प्राइमरी सर्किट है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स विल बी NP। इसी तरह से ये सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। सेकेंडरी सर्किट में अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस बात है कि बेटा यहाँ पर आपका ES भी ज़्यादा होगा। सेकेंडरी सर्किट में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी सर्किट से ज़्यादा होंगे। सेकेंडरी सर्किट का जो EMF होगा वो प्राइमरी सर्किट के EMF से ज़्यादा होगा।
अच्छा, एक बात और बड़ा तय हो गई है कि यहाँ पर अगर आपके पास करंट है IP और अगर यहाँ पर मेरे पास अगर करंट है IS, तो अगर आपका EMF बढ़ गया है तो ऑफकोर्स आपका करंट घट गया है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि IS इज लेस देन IP। बेटा यही तो एम था, जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से सप्लाई हो रही है वो चाहती है कि तारों में से करंट कम जाए, तारों में से करंट कम जाए, इसलिए EMF को बढ़ा दिया। और EMF को बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी हुई? हमारे इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हुई। आई रियली होप बड़ा इस बात को आप समझ गए होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, मेरे पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, आइडियल है। बड़ा मैं एक बार आइडियल की बातें कर रहा हूँ, नॉन आइडियल तो मैंने लिखा ही नहीं अभी तक। ये मेरे पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और ये आपके पास अरेंजमेंट, यहाँ पर बड़ा नंबर ऑफ टर्न्स n, बड़ा यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स 3n, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो EMF है बड़ा आपके पास वो 110 वोल्ट है और जो करंट है बड़ा आपके पास वो 3 एम्पियर है। यहाँ पर EMF कितनी आएगी और यहाँ पर करंट कितना आएगा, ये मेरा सवाल है। तो इन नंबर ऑफ टर्न्स के मुकाबले नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 3 गुना, तो ऑफकोर्स बड़ा EMF भी हो गया 3 गुना। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सेकेंडरी वाले में EMF की वैल्यू 3 गुना हो गई है, तो दैट इज 330 वोल्ट। लेकिन पावर उतना ही आना चाहिए, पावर उतना ही आना चाहिए। तो ऑफकोर्स यहाँ पर करंट अगर 3 एम्पियर है तो यहाँ पर करंट उसका 1/3 होना चाहिए, उसका 1/3 होना चाहिए, तो इट शुड बी योर 1 एम्पियर, ठीक है। ये कहानी बेटा किसकी है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। हमारे घरों के जो पास में ट्रांसफार्मर लगा रहता है बेटा, वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये आपका ट्रांसफार्मर वो क्या करेगा बेटा? वो हमारे इनपुट वोल्टेज को कम करेगा। इनपुट वोल्टेज ज़्यादा है, उसको घटाने का काम करेगा। इनपुट होगा ज़्यादा, आउटपुट होगा कम। ये ले बेटा, ये आपका प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास NP, यहाँ से जो करंट आ रहा है बेटा दैट इज IP, यहाँ पर जो बेटा EMF है बेटा दैट इज ES, नंबर ऑफ टर्न्स बेटा आपके पास NS, और जो करंट आ रहा है बेटा वो IS। हम जानते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर हमारा जो आउटपुट सेकेंडरी सर्किट पर जो EMF है वो कम होना चाहिए आपके इनपुट से। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स भी आपके कम होने चाहिए प्राइमरी सर्किट के मुकाबले। लेकिन EMF जिस रेशो से घटेगा बेटा, करंट उसी रेशो से बढ़ जाएगा। तो सेकेंडरी के अंदर जो करंट की वैल्यू होगी वो प्राइमरी के करंट से ज़्यादा होगी, ठीक है। इट मेक सेंस, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है बेटा, मैंने ऐसे कोई खास ऐसे बड़ी बात बोली नहीं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कहूँ तो मैं ऐसे कह सकता हूँ बेटा, मान लो कि मेरे पास कोई स्टेप अप ट्रांसफार्मर है इस तरह से, सॉरी बेटा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये बेटा मेरे पास मान लीजिए कि 1000 वोल्ट्स है और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है N, ठीक है। यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ टर्न्स है N/10। ये बेटा इसके अक्रॉस जो EMF है बेटा दिस इज ES। यहाँ पर जो बेटा आपके पास करंट आया है वो 2 एम्पियर आया है, यहाँ पर जो करंट आया मुझे निकालना है। सोचो बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स के मुकाबले यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स 1/10 है, तो इस EMF के मुकाबले यहाँ पर EMF 1/10। तो अगर ये 1000 वोल्ट है तो बेटा ये 1000/10 मतलब 100 वोल्ट्स। EMF अगर आपका 1/10 हो गया तो ऑफकोर्स आपका करंट 10 टाइम्स होना चाहिए। तो अगर ये करंट आपका 2 एम्पियर है तो बेटा ये वाला करंट आपका 20 एम्पियर है। ये मानते हुए कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो आइडियल है, ठीक। ये बेटा आपके स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट इज एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। आखिर ट्रांसफार्मर के अंदर कैसे कैसे एनर्जी लॉसेस हो सकते हैं उनको बड़ा हल्का सा डिस्कस करते हैं। सुनिए बेटा, ट्रांसफार्मर के अंदर 2 बेसिक एनर्जी लॉसेस होंगे। एक बेटा आपका कॉपर लॉस, एक आपका आयरन लॉस। आयरन लॉस क्या है, कॉपर लॉस क्या है, दोनों देखते हैं। दोनों में से बेटा कॉपर लॉस को देखना समझना आसान है, आयरन लॉस तो बेटा हम सिर्फ और सिर्फ एक अंदाज़ा ही लगा पाते हैं, हम कोई बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बातें नहीं बोल पाते। ये बेटा आपके पास सिंपल एक ट्रांसफार्मर है,
यहाँ बेटा मेरे पास इस तरह का एक अरेंजमेंट, बेटा दिस इज ईपी, दिस इज आईपी। ये जो आपका प्राइमरी सर्किट है इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, भाई तार है, तार के पास रेजिस्टेंस तो होता ही है, इसका रेजिस्टेंस है आरपी। यहाँ बेटा आपके पास सेकेंडरी सर्किट है, सेकेंडरी सर्किट का जो रेजिस्टेंस है बेटा आपके पास वो आरएस है। यहाँ पर जो करंट गुजर रहा है बेटा लेट से बेटा आपके पास वो आईएस है। सबसे पहले ये आपका आयरन है, ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है बेटा ये आपका आयरन है। कॉपर कहाँ लगा हुआ है? अब कॉपर का तो ये तार ही हो सकता है, कॉपर का तार ही हो सकता है। तो कॉपर लॉस के तुम नाम से ही समझ गए होंगे इतना कि पक्की बात है कि कॉपर लॉस जो है वो ज़रूर इन तारों में से निकलने वाले जो हीट है वो है कि नहीं? वो कुछ हीट लॉस यहाँ भी होगी, कुछ हीट लॉस यहाँ भी होगी। भाई कॉपर ऐसा तो नहीं कि जीरो रेजिस्टेंस का होगा, कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होगा उसका। तो कुछ हीट बड़ा यहाँ भी लॉस होगी, कुछ हीट यहाँ भी लॉस होगी। प्राइमरी सर्किट पर जो पावर लॉस हो रहा है कॉपर के कारण, बड़ा मैं उसे बड़े आराम से लिख सकता हूँ कि प्राइमरी सर्किट में जो करंट है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जो भी छोटा मोटा प्राइमरी सर्किट का रेजिस्टेंस है वो। इसी तरह से सेकेंडरी सर्किट के अंदर भी कुछ ना कुछ कॉपर लॉस है, जो भी सेकेंडरी सर्किट में करंट है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जो भी सेकेंडरी सर्किट में रेजिस्टेंस है। ये हमारा कुल मिलाकर कॉपर लॉस आ गया, ये बड़ा हमारा कुल मिलाकर कॉपर लॉस है। सर ये आयरन लॉस क्या है? अब बेटा देखो, आयरन लॉस सोचना समझना थोड़ा सा टफ है। आयरन के अंदर किस किस तरह के लॉसेस आएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि बेटा आयरन के अंदर 3-4 तरह के लॉसेस आएंगे, उसको हम बाद में देख लेंगे। मैं स्टेट कर रहा हूँ। एक तो जो फ्लक्स है, हो सकता है कि बेटा फ्लक्स का 1-आधा% जो हिस्सा है वो बाहर निकल जाए और मुड़े नहीं। जैसे मान लो कि 100 वेबर फ्लक्स आई तो उसमें से 99 वेबर बेटा मुड़ गई, 1 वेबर बाहर निकल गई, तो हल्का फुल्का फ्लक्स का लीकेज हो सकता है। एक लॉस तो ये हो गया। जब बार बार मैग्नेटिक फील्ड आएगी जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी जाएगी, तो आपका जो आयरन है उसके अंदर एडी करंट आएगा। याद करो, एडी करंट के कारण हमारा जो सारा का सारा जो आयरन है ना वो थोड़ा थोड़ा गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम एडी लॉस कहा करते थे, वो आ जाएगा। प्लस एक हिस्टेरेसिस लॉस, और जो आयरन है उसके अंदर डोमेन्स जो होंगे वो पहले मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इधर मुड़ेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, फिर मुड़ेंगे, फिर मुड़ेंगे, फिर मुड़ेंगे, तो उससे एक हिस्टेरेसिस लॉस भी आ सकता है। आप ऐसा तो जानते हो कि एडी करंट भी निकालना मुश्किल है, फ्लक्स लीकेज भी निकालना मुश्किल है। मुश्किल नामुमकिन है, वैसे अगर देखें तो एक्सपेरिमेंटल निकाल सकते हैं बस। और हमारा एडी लॉस भी निकालना मुश्किल है, हिस्टेरेसिस लॉस भी निकालना मुश्किल है। तो सारे के सारे बहुत ही मुश्किल काम है, बट आयरन लॉसेस होंगे ज़रूर। बट फिर भी आप मुझे अगर कहोगे सर एक बेसिक आइडिया दो, तो मैं कहूँगा देख बेटा ऐसा है कि जो हमारा पावर इनपुट है दैट इज बेसिकली ईपी इंटू आईपी, जो मेरा पावर आउटपुट है दैट इज ईएस इंटू आईएस, जो मेरा पावर लॉस है दैट इज ऑब्वियसली पावर इनपुट माइनस पावर आउटपुट, पावर इनपुट माइनस पावर आउटपुट। ये बड़ा मेरे पास पावर लॉस है। ये पावर लॉस दो कारणों से, बड़ा किस किस कारण से? एक तो कॉपर लॉस है और बड़ा दूसरा आपका आयरन लॉस है। अब मुझे पता है कॉपर लॉस कितना है, जो बचा हुआ आपका आयरन लॉस। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मेरे पास जो आयरन लॉस की जो वैल्यू है दैट इज बेसिकली कितना टोटल लॉस हुआ, इतना टोटल लॉस हुआ। इस लॉस में से जो कॉपर के कारण जो लॉस हुआ वो माइनस कर दो, आईपी का स्क्वायर आरपी प्लस आईएस का स्क्वायर इंटू आरएस, जो बचा वो आपका आयरन लॉस। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली हम हल्का फुल्का एक आइडिया दे सकते हैं कि बेटा कॉपर लॉस वगैरह आयरन लॉस वगैरह कैसे कैसे होंगे। मैं यहाँ पर एक बात और बोल दूँ बेटा, ये जो आपके ट्रांसफार्मर है ये ऑफ कोर्स बेटा आपके आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है। इनकी एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी बेटा ऑफ कोर्स होगी पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। बेटा परसेंटेज में निकालना चाहो तो 100। पावर आउटपुट इज ऑफ कोर्स ESIS, पावर इनपुट इज EPIP मल्टीप्लाइड बाई 100। जो हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर था ना बेटा उसकी एफिशिएंसी तो 100% आई थी, और 100% आई थी इसलिए ESIS की वैल्यू EPIP के बराबर थी। यहाँ पर बेटा बराबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं। आई होप बेटा आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा किस किस तरह के लॉसेस इसके अंदर हो सकते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट इज एक बढ़िया सा प्यारा सा बड़ा सवाल करते हैं।
हमारे पास बड़ा ये एक सॉफ्ट आयरन और ये आपका प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट का वोल्टेज है 1000 वोल्ट। पावर का जो इनपुट है वो 10,000 वाट है। पावर का इनपुट 10,000 वाट है। जो आपका कॉपर वायर लगा रखा है प्राइमरी सर्किट में, उसका रेजिस्टेंस आपके पास 1 ओम है। और ये मुझे साफ साफ बोल रखा है कि प्राइमरी सर्किट में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो सेकेंडरी सर्किट में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसके 5 गुना है। साथ ही साथ मुझे ये बोल रखा है कि एफिशिएंसी जो है इस ट्रांसफार्मर की वो 90% है। मतलब 100 वाट पावर आएगा तो 90 ही जाएगा, ठीक है। और एक बात और दे रखी है कि कुल मिलाकर जो आयरन लॉस है वो 700 वाट है। मतलब हर सेकंड 700 जूल एनर्जी जो है वो आयरन लॉस के थ्रू बाहर निकले जा रही है, ठीक है। ये सब बातें बड़ा ठीक है, चमक गई होंगी। अब मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे। पहले 1-2 सवाल तो बिल्कुल आराम आराम से इत्मीनान से कर लोगे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ऐसी फीलिंग है कि तुम सिर्फ और सिर्फ 7th क्वेश्चन में फंसोगे, उससे पहले नहीं फंसोगे। और 7th में तुम अप्रोक्सीमेटली आंसर निकाल लोगे, मुझे ऐसा लगता है। एग्जैक्ट शायद कई बच्चे निकाल लें, कई बच्चे ना निकाल पाए। मेरी ऐसी फीलिंग है कि मैंने जिस तरह से जिस सीक्वेंस में तुम लोगों को सारी सारी बातें बताई है, तो मैं 7 में से 6 सवाल कर लूँ। अगर 6 सवाल तुम्हारे मेरे वाले आंसर से मैच कर जाएं तो बड़ा ठीक है, सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर सीधे 7वें पे आना, ठीक है। ये सवाल मैंने लिखे हुए हैं, करें। चलिए बेटा, प्राइमरी सर्किट का ईएमएफ दे रखा है, सेकेंडरी सर्किट का ईएमएफ पूछा है। बेटा लोड ही नहीं लेना अपन को, अपन तो जानते हैं सेकेंडरी सर्किट में ईएमएफ डिवाइड बाय प्राइमरी सर्किट में ईएमएफ शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। बेटा सेकेंडरी पर मेरे पास ईएमएफ आ गया 200 वोल्ट। चल रहा बेटा, बिल्कुल सिंपल। सर व्हाट इज पावर आउटपुट? अगेन सिंपल सवाल। एफिशिएंसी आपने मुझे दे रखी है 90%, एफिशिएंसी इज 90%। एफिशिएंसी इज ऑफ कोर्स पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। बेटा पावर इनपुट सवाल में देखिए 10 किलोवाट है, मतलब एक तरीके से 10,000 वाट इंटू 100। बेटा पावर आउटपुट की मेरे पास वैल्यू आ गई है 9,000 वाट। इसका मतलब पावर इनपुट आपका 10,000 वाट है, पावर आउटपुट आपका 9,000 वाट है। इसका मतलब कुल मिलाकर जो लॉस हुआ है वो 10,000 माइनस 9,000 बेटा कितने का? 1,000 वाट का हुआ है। जो लॉस हुआ है बड़ा 1000 वाट का लॉस हुआ है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। व्हाट इज कॉपर लॉस इन दिस? अच्छा टोटल पावर लॉस हो गया बेटा, 3rd सवाल तो हो गया। 4th व्हाट इज द कॉपर लॉस? देखो बेटा ये जो लॉस है दिस मस्ट बी योर आयरन लॉस। बेटा वो सवाल के अंदर 700 वाट दे रखा है, बाकी बचा हुआ आपका कॉपर लॉस। तो मुझे पता लग गया कि हमारा जो कॉपर लॉस है वो तो 300 वाट है। हालांकि कॉपर लॉस जो है वो एक्चुअली कॉपर वायर के गर्म होने से हुआ है। अब कॉपर वायर तो इधर भी लपेट रखा है, इधर भी लपेट रखा है, तो थोड़ा यहाँ लॉस होगा, थोड़ा यहाँ लॉस होगा, सोच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर लॉस इन प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट में कॉपर लॉस कितना है कर लेंगे बेटा। दैट इज ऑफ कोर्स आई स्क्वायर इंटू आर। आई तो पता लगे सर, आई कैसे पता लगेगा? बिल्कुल पता लग जाएगा। जो इनपुट वाला पावर है, जो इनपुट वाला पावर है दैट शुड बी इनपुट का ईएमएफ, इनपुट का करंट। इनपुट का पावर तेरे पास है 10,000 वाट। इनपुट का बड़ा पोटेंशियल कितना था बेटा? 1000 इंटू आई। तो प्राइमरी सर्किट पर तेरा जो करंट है बेटा वो तो 10 एम्पियर है। प्राइमरी सर्किट के अंदर जो करंट है एक तरह से आरएमएस वैल्यू टाइप जो है बेटा तेरे पास वो 10 एम्पियर है। रेजिस्टेंस बेटा तेरे पास 1 ओम है। तो बोलेगा कि सर सीधी सी बात है कि मेरे पास कॉपर लॉस प्राइमरी सर्किट पर जो होगा वो होगा प्राइमरी सर्किट में करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्राइमरी सर्किट का रेजिस्टेंस। मैं बड़े आराम से बोल सकता हूँ कि दैट इज 10 का स्क्वायर इंटू 1। बेटा मेरे ख्याल से आंसर आ गया 100 वाट। मचा दिया अपन ने। आगे चलो बेटा, अगला सवाल क्या है? कॉपर लॉस इन सेकेंडरी सर्किट। क्या फर्जी सवाल पूछ रखा है? दोनों में कुल मिलाकर 300 वाट का लॉस था कॉपर,
कुछ यहाँ कुछ यहाँ, 100 अगर वहाँ तो बेटा 200 वहाँ। तो बोल देना कि सेकेंडरी सर्किट के अंदर कॉपर लॉस जो सेकेंडरी सर्किट में होगा वो 200 वाट। आई होप सब बढ़िया। अब लास्ट सवाल, करंट इन सेकेंडरी सर्किट, कि सेकेंडरी सर्किट में करंट क्या है। ये हो सकता है कि बच्चे ने सॉल्व किया हो, कईयों ने हो सकता है गलत भी किया हो। आंसर 45 एम्पियर नहीं आएगा। हो सकता कई लोग बड़ा 45 एम्पियर ला के बैठे हो, बड़ा 45 एम्पियर नहीं आएगा। हालांकि आप बहुत ज़्यादा गलत नहीं हो, थोड़े से गलत हो। सुनना बेटा, सेकेंडरी सर्किट देखो बेटा, सेकेंडरी सर्किट देखो। सेकेंडरी सर्किट में ऑफ कोर्स सेकेंडरी सर्किट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, ये बेटा आपके पास कुछ ना कुछ ईएमएफ भी होगी। सोचता हूँ बेटा, सोचता हूँ, ध्यान से देखो। तो सेकेंडरी सर्किट में आपके पास कुछ ना कुछ ईएमएफ है, ईएस। बेटा कितनी 200 वोल्ट आई थी क्या बेटा? 200 वोल्ट आई थी ना। साथ ही साथ जो आपके पास सेकेंडरी सर्किट वाले जो कॉइल है, सेकेंडरी सर्किट वाले जो कॉइल है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी है। पता नहीं है रेजिस्टेंस कितना है, पता नहीं रेजिस्टेंस कितना है। और आपने बेटा यहां पर कोई लोड वोड लगा रखा होगा जो पावर खा रहा है। कितना पावर खा रहा है? 9000 वाट पावर खा रहा है। मैं नहीं बोल रहा बेटा, आपने कहा है कि सर पावर इनपुट है 10,000 वाट और पावर जो आउटपुट है वो है 10,000 और वो है 9,000 वाट। तो जो बाहर लोड के पास जो पावर जा रही है वो 9000 वाट जा रही है। चलो, तो मैंने यहाँ पर कोई लोड दिखा दिया बेटा। लोड तुम रेजिस्टेंस दिखाओ, कुछ और दिखाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका लोड है। ये लोड फाइनली उस पावर को ले गया। कितनी पावर ले गया? ये पावर ले गया है 9000 वाट। ये आपका पावर आउटपुट है। लेकिन इसको 9000 देने के चक्कर में, इसको 9000 देने के चक्कर में इस कोयल ने भी थोड़ा बहुत तो गर्म हुआ है। ये कोयल भी हल्का फुल्का गर्म हुआ है। तो उसको 9000 देने के चक्कर में करंट तो यहां भी बहा है। और करंट अगर यहां भी बहा है तो ऑब्वियस बात है कि बेटा यहां पर भी कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ है। यहां पर भी तो कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। ये बड़ा आरएस क्यों है? आरएस है आपका सेकेंडरी सर्किट का रेजिस्टेंस। इसने भी लॉस किया है। इसने कितना लॉस किया है मेरे बच्चे जानते हैं। मेरे बच्चे बोले सर ये है 200 वाट। तो कुल मिलाकर इस बैटरी ने, ये जो आपका एक तरह से जो सोर्स है, इसने कुल मिलाकर कितना पावर दिया है? 9000 तो आउटपुट, लेकिन उसको देने के चक्कर में सर्किट भी तो गर्म हो रहा है। तो कुल मिलाकर तूने जो पावर दिया है बड़ा, वो दिया है 9200 वाट। एंड इट शुड बी इक्वल टू इसका ईएमएफ इनटू इसका करंट। इसका ईएमएफ कितना है? इसका ईएमएफ बेटा मेरे बच्चों है 200 मल्टीप्लाइड बाई आईएस। आईएस की बेटा वैल्यू सॉल्व करते मेरे पास आंसर आ गया 46 एम्पियर। ले बेटा, करंट इन सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट में बड़ा करंट कितना आ गया? 46 एम्पियर। हो सकता है किसी बच्चे ने कोई सिली मिस्टेक कर दियो, उसने सिर्फ और सिर्फ ये कह दिया कि सर 9000 इज इक्वल्स टू ईएस आईएस। अरे नहीं बेटा, 9000 तो बाहर वाला है। उसको 9000 देने के चक्कर में तेरा सिस्टम भी तो गर्म हुआ है, तेरा जो तार है वो तो गर्म हुआ है, और उसमें तुमने 200 और वेस्ट किए। 200 तो वहां पे, 9000 आउटपुट है। टोटल कितना हुआ? 9200 तुम ही दे रहे हो। तुम्हारे में कितना है? 200। तो करंट बेटा कितना होना चाहिए? 46 एम्पियर। हो सकता है बेटा बाकी सारे किसी ने सही किया, हो सकता है कि ये शायद किसी बच्चे से गलत हुआ हो, लेकिन मेरे ख्याल से अब तुम समझ गए कि आपसे क्या गलती हुई थी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। बेटा एक लास्ट पॉइंट और छोटा सा ही पॉइंट है कि आयरन लॉस कौन से हैं। अब यार बेटा मैं इसमें आपको बेसिक बता चुका हूँ कि कौन से आयरन लॉसेस होंगे। सबसे पहला तो है आपके पास फ्लक्स लीकेज, कि हल्का फुल्का जो फ्लक्स है वो लीक हो जाए। कैसे? ये बेटा आपके पास आयरन है, आयरन का कोर है एक तरीके से। ये बेटा आपके पास आयरन कोर है। वैसे तो हमने आयरन अच्छा यूज़ किया है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूँ चलते यूँ मुड़नी चाहिए, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का हल्का फुल्का पोर्शन बेटा ऐसे बाहर जा सकता है। ये जो फ्लक्स है ये हल्का फुल्का लीक हो सकता है। और अगर ये फ्लक्स बेटा हल्का फुल्का लीक होगा तो उस केस के अंदर यहाँ पर फ्लक्स और यहाँ पर फ्लक्स बराबर नहीं आएगा बेटा। फिर यहाँ पर जितना ईएमएफ आएगा उसके हिसाब से बेटा वो ईएमएफ भी हल्का फुल्का जितना अपने कैलकुलेट किया ना उससे हल्का सा कम आएगा। हालांकि हम कैलकुलेशन में बेटा हम तो सीधे बोलेंगे कि ES अपॉन EP इज इक्वल्स टू क्या बोलते हैं बेटा? NS अपॉन NP।
बट हो सकता है कि बेटा वो जो ई एस है ना, वो जितना हमने कैलकुलेट किया उससे हल्का सा कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि फ्लक्स जो है वो 10 वेबर हो और हो सकता है कि यहाँ पर फ्लक्स 9.99 वेबर हो, तो हल्का सा फ्लक्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। तो पहला कारण तो मेरे पास ये हो गया। दूसरा मेरे पास कारण हो गया एडी लॉस। सर ये एडी लॉस क्या है? बेटा एडी लॉस ये है, मैं समझा चुका हूं आप लोगों को एडी लॉस क्या है। ये आपका आयरन का कोर है, ठीक है। इसमें से लगातार मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है जो लगातार टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो इस आयरन के इस क्रॉस सेक्शन को देखो, इस क्रॉस सेक्शन को अगर तुम देखोगे तो इसमें से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड लगातार टाइम के साथ वेरी कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अगर लगातार टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कभी यूं भागेंगे, कभी यूं भागेंगे, कभी यूं भागेंगे, कभी यूं भागेंगे, और इसके कारण अगला पेज बनाओ, इसके कारण ये जो मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया है, ये जो मैंने इस तरह से आयरन का क्रॉस सेक्शन बनाया है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कभी यूं भागेंगे बेटा, कभी यूं भागेंगे, और ऐसे बेटा इनके भागने के कारण ऐसे लोकलाइज्ड करंट्स आ जाएंगे, ऐसे लोकलाइज्ड करंट्स आ जाएंगे। और बेटा अगर लोकलाइज्ड इस तरह के करंट्स आ जाएंगे तो इन करंट्स के कारण, बेटा करंट के पीछे कारण समझा ना तुम लोगों को। मैग्नेट ये बेटा मैंने कौन सा बना लिया है, जो आपका आयरन का जो कोर है ना उसका क्रॉस सेक्शन बनाया मैंने। तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, आ रही है, जा, तो इलेक्ट्रॉन्स कभी यूं भाग रहे हैं, कभी यूं भाग रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स लगातार इस तरह से भाग रहे हैं तो ऑफ कोर्स हीट लॉस तो आएगी I² इंटू R इंटू टी। ऐसे एक ही लूप थोड़े हैं, ऐसे तो इन्फाइनेट नंबर ऑफ लूप्स हैं। मुझे क्या पता डाउन के लिए क्या क्या होगा, लेकिन बेटा कुछ ना कुछ हीट लॉस तो इस तरह से आपके पास आएगी। तो एक ही एडी करंट वाला मामला हो गया। एडी करंट को कम करने का एक जुगाड़ है बेटा, वो ये है कि आपका जो कोर है ना इस तरह से, उसको ऐसे कट कर दो, बीच में से ऐसे कट कर दो, ऐसे कट कर दो यूं। सर ऐसे कट करने से फायदा क्या होगा? बेटा कट करने से फायदा होगा कि जो बड़े बड़े लूप्स है ना वो खत्म हो जाएंगे, सिर्फ करंट जो वो छोटे छोटे लूप्स के अंदर इस तरह से जाएगा। तो आपका जो आयरन कोर है उसमें ऐसे छोटे 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 ऐसे कट लगा दो, और छोटे छोटे इस तरह के जो आपने कट लगाए हैं इसको बड़ा हम एक नाम देंगे बेटा, क्या? लेमिनेशन। मैं सब बड़ा बता चुका हूं आपको पहले ही पुराने वाले चैप्टर में, फिर भी आप एक बार पॉइंट याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो कि एडी करंट के जो लॉसेस हैं उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे? लेमिनेशन। लेमिनेशन मतलब जो हमारा कोर है उसमें हल्के फुल्के ऐसे ऐसे कट्स लगा देंगे। और तीसरा है बेटा द फेमस हिस्टेरेसिस लॉस। ये भी बेटा मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, बल्कि मैं तो आपको ये बता चुका हूँ कि हिस्टेरेसिस लॉस सबसे कम किस में होगा? सॉफ्ट आयरन में। इसीलिए जानबूझ के मैंने क्या यूज़ किया, क्या यूज़ किया बेटा? अपना सॉफ्ट आयरन यूज़ किया। सर ये हिस्टेरेसिस लॉस क्या है? बेटा ये रहा आपका आयरन, मान लो बेटा मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई इस तरह, जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई इस तरफ, तो जो डोमेन आयरन के जो डोमेन्स थे उनका मैग्नेटिक डायपोलमेंट इस तरफ था, मैग्नेटिक डायपोलमेंट इस तरफ था, तो जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ लगाई ये सारे के सारे इधर की तरफ मुड़ेंगे 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 मुड़ेंगे। जैसे इधर मुड़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गई, फिर वापस से यूं मुड़ेंगे 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 मुड़ेंगे, जैसे इधर मुड़ रहे थे फिर से मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गई, फिर मुड़ेंगे 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 मुड़ेंगे। तो इस कारण से बार बार ये जो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, पूरा डिटेल बता रखा तुम लोगों को, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बार बार ये जो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन हुआ है इसके कारण बेटा कुछ ना कुछ हिस्टेरेसिस लॉस भी आपके पास आएगा। इनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हाँ एक्सपेरिमेंटली हम सारा सारा अरेंजमेंट देख सकते हैं। समझिए बेटा इस बात को। बेटा जब भी आपको टाइम मिले तो बेटा एसी की जो भी आपकी बेटा इसेंशियल शीट है उसे कंप्लीट कर लेना। टाइम मिले तो आप इसकी एक्स्ट्रा एज भी कर सकते हो। एसेंशियल शीट तो बड़ा जल्द से जल्द निपटाई देना, ठीक है। अच्छा।